आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो AVT ओके लिख दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। जिन मित्रों के साथ शेयर करें उनको भी कह दीजिए पहले लाइक कर ले, फिर आराम से तसल्ली से बैठ कर देखें। ठीक है। NRI हो जाए सावधान, ध्यान रखिएगा। आपको सावधान होने की ज़रूरत नहीं तो बाद में कहेंगे बताया नहीं था। ठीक है। इससे पहले भी हमने NRI के लिए एक एपिसोड किया था और काफ़ी फेमस हुआ था वो एपिसोड। आज भी आप लोगों के लिए एक एपिसोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई फेमस हो गया तो फिर करने लगे उसी पे लीक पे चल लगे, फिर साथ में ऐसा नहीं है। जो जेन्युइनली जिसकी आवश्यकता है वो चीज़ दी जाती है, ओवरडोज नहीं की जाती किसी भी चीज़ की, है ना। कि नहीं हमारा कमीशन है दवाई में तो हम ज़बरदस्ती लिखे ही चले जा रहे हैं, तुम जियो चाहे मरो, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है ना। तो आइए मित्रों, स्वागत है आप सबका। शुरू करेंगे फटाफट बहुत जल्दी के साथ, बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि। तो शुरू करें आपके काम की बात से, भारत के विकास की बात से। और भारत के विकास की बात में कुछ नए आयाम जोड़ने वाले हैं, कुछ नया शुरू हो रहा है। NCRTC साहिबाबाद क्या है भाई? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पहले इसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किया गया था RTS, फिर इसे RRTS किया गया, रीजनल रैपिड। 4 राज्यों को जोड़ेगी रीजनल रैपिड। लगभग 120 से 150 और 140 किलोमीटर की फ़िलहाल प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। 140 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत स्पीड में काम होगा, यानी कि मेरठ से आने जाने वाले जो लोग, वो जो धक्के खाते हैं EMU, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आइए, सटाक से पहुंचाएगी। काम होगा आपका फटाफट, काम होगा, समय बचेगा, समय बचेगा तो पैसा कमाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, इसमें एक और बात है। मेरे को लोना आला है, लोना क्यों आला है पता नहीं, मेरे आँचू गिर रहे हैं, इसको देख देख के हॉल गिर रहे हैं। बस अब मैं लो पलूँगा। 6 डब्बे की ट्रेन है साहब ये, और फुल्ली एयर कंडीशन टॉप क्लास ट्रेन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी, उनसे बेहतर। लेकिन नाम अच्छा नहीं है। अभी वंदे भारत चल रही थी, हम नाम ही नहीं ले पा रहे, हमारे मजहब में मना है। अब उससे भी गंदी गंदी बात आ गई, नमो भारत कह रहे हैं, नाम लगा लिया मोदिया। अब कोई नाम भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि नमो तो आप लोगों ने NAMO का किया है, और नमो तो वैसे भी होता है। तो नमो भारत के नाम से ट्रेन RRTS चलेंगी। भारत की शान में एक नया आयाम जोड़ता हुआ, सितारे लगते जाते हैं ना, फेदर इन द कैप अंग्रेजी में कहते हैं, तो जस्ट अनदर फेदर इन द कैप। और ये RRTS आज जो बन रहा है, एक्चुअली इसकी ज़रूरत मालूम है कब थी? आज से 40 साल पहले, तब बनना चाहिए था, लेकिन तब नहीं बना। 30 साल पहले बहुत आवश्यकता थी, और 20 साल के पहले तो मैंने देखा हुआ है, 23 साल 20 साल 23 साल पहले कुत्तों जैसी हालत हो गई। लेकिन साहब किसी ने RRTS की तरफ नहीं सोचा। वही EMU DMU चल रही है, रगड़े खाते रहो उसमें। बड़ा बुरा हाल कर रखा था, पर खैर अब फिज़ा बदली है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली ट्रेन बनाई है, इसमें बैठने की सुविधा है, बहुत शानदार सीटें हैं। यदि वो भी पूरी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना सीट हो गई तो अब आगे का टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा, खड़े होके भी जा सकते हो अगर आपका मन करे तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, लोकल की तरह से। वो कितना समय लगता था? 1.5 घंटा। अभी कितना लगेगा? अभी 25 मिनट। तो 1.5 घंटे से 25 मिनट पे आप आ गए हो, बल्कि 20 मिनट। तो ये शानदार सफ़र है। 25 के आसपास कुल इसके स्टॉपेजेस हैं, और दिल्ली से जो मेरठ वाला पूरा गाज़ियाबाद वाला बेल्ट है उसको ज्वाइन करेगा, साथ ही साथ कई सारे और 4 राज्य इसमें जुड़ेंगे। हम तो उम्मीद करेंगे कि दिल्ली से जाने वाली हर सड़क जिस प्रकार से जाती है, ऐसे ही हर रूट पर RRTS चले, और खूब चले, दबा कर चले, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं इनको सुविधा हो। सुबह 7 से 12 का विशेष टाइम इस पर तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोग यूजुअली बिजनेस आवर्स में आना चाहते हैं, और ऐसे ही लौटने में भरपूर मात्रा में ट्रेन होनी चाहिए। तो चलिए साहब, नमो भारत के नाम से एक नई ट्रेन आ रही है, RRTS पूरा सिस्टम आ रहा है। दर्द तो हो रहा होगा ना, तभी तो मैंने कहा था आंसू टपक रहे हैं मेरे। आप लोग समझते नहीं बात को। नवीन जी आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थिति है। खैर चलिए साहब, आगे चलें और भी कुछ देखें। और क्या क्या हो रहा है? हमने कहा भारत विकास, तो भारत विकास में और क्या क्या हो रहा है? सारे विकास देख लें या एक आध छोड़ दें?
सारे ही देख लेते हैं आज जितने देख रहे हैं। कल किसने देखा है सर? हम्म? तो दूसरा विकास जो है वो सीधे आपसे जुड़ा। इसमें तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हमसे थोड़ी जुड़ा है, दूसरा वाला आपसे जुड़ा है एकदम बराबर। मेक इन इंडिया, गूगल टू मैन्युफैक्चर पिक्सल स्मार्टफोन्स इन द कंट्री। ओले बेबी, जब शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, घड़ी जैसा चलता है वो, बब्बर शेर जैसा दिखता है वो, हैं, तब लोगों ने बोला था मोबाइल क्या बनेंगे भारत में, असेंबल हो रहे, अब बनने शुरू हो गए। तो अभी भी बड़ा कष्ट है। उसके बाद बोले वो तो लोअर क्वालिटी के बन रहे, अच्छे वाले नहीं बन रहे। अब आईफोन कौन सा है, 15 16 कौन सा आ गया, वो भी बन रहा है, और पिक्सल भी बन रहा है गूगल का। तो गूगल का पिक्सल भी भारत में बनना शुरू, और जो है 2024 में ये बाहर आपके आपके हाथ में होगा। जब गूगल पिक्सल, तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, ठीक है ना, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। तो दोनों ही चीज़ें बड़े स्पष्ट रूप से उस पर लिखी होंगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप मेड इन इंडिया देखेंगे, आपको गर्व होगा। दुनिया के किसी कोने में आप होंगे, जब आप गूगल पिक्सल खरीदेंगे तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। कल तक जो मेड इन चाइना होता था ना, PRC, भूल जाओ उसको, बीते ज़माने की बात हो गई। धीरे धीरे समझो बात को। क्या हुआ, आप अभी तक नौकरी ढूंढ रहे हो? अरे यार, क्यों कैलिबर नहीं है, पढ़े नहीं थे अच्छे से? इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तो लड़की का हाथ पकड़ के घूम रहे थे, हाँ तो फिर कैसे मिलेगी नौकरी? आफत है। वैसे नौकरी अभी 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है बेरोज़गारी, है ना, बताया था ना न्यूज़, देखा करो ध्यान से। चलो, अपने अंदर अपने टैलेंट को जगाइए, क्योंकि भारत सुपर स्पीड के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आपकी ट्रेन कहीं पीछे छूट गई तो मजदूर बने रह जाओगे। JP मॉर्गन्स बोल्ड फोरकास्ट, इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। लो यार, हम तो 2030 तक सोच रहे थे, नहीं, रीच $7 ट्रिलियन बाय 2030। 5 ट्रिलियन तो अभी 27 में ही हो रहा है, मोदी जी कह रहे थे 30 में होना, हमने क्या बोला था, 30 से पहले ही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। क्या है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो 2027 में हो जाएगी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और थर्ड लार्जेस्ट हो जाए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी 2027 में, 2030 में सॉरी, 7 ट्रिलियन की हो जाएगी। उसके बाद कब 50 हो जाएगी, कब 30 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बैठे देखते रहना। तो जल्दी से कुछ कर लो, है ना, कोई हुनर अपने अंदर डेवलप कर लो। आप जो पढ़े हो उसी लाइन का, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं कि पढ़े तो इंजीनियरिंग है, आप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, बेटा वो फिल्मों में ही होता है, हाँ, इधर नहीं होता। ठीक है मेरे कुछ ही को, ठीक है। तो जो पढ़े हो उसी में इंटरेस्ट जगाओ और उसमें आगे। बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं तो फिर बात एक अलग है, फिर पढ़े क्यों थे, क्यों दूसरे की सीट बर्बाद कर दी, है ना। वो भी आपको सोचना चाहिए। एज अ सेक्युलर, व्हाट अबाउट क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग? बहुत भयंकर ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है इसके साथ में। AC लगे हैं बाहर, सोचो आप, गर्मी गर्मी रहेगी, हाँ। क्योंकि लिबरल्स जो हैं वो अंदर थोड़ी बैठेंगे, वो अपना पिछवाड़ा सटका के AC के एग्जॉस्ट पे बैठेंगे, फिर बोलेंगे गर्मी बहुत है, हाँ, और फिर ऊपर बैठेंगे तो करंट भी लगेगा। तो उनका कोई उपाय नहीं है सर। चलिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ और भी अच्छा हो रहा है। एयरपोर्ट्स नए हो रहे हैं साहब, एकदम बोले तो चकाचक। वाह वाह वाह, क्या बात है। ई का लगा दिया बे, आए ई बेगुआ रखवे की जगह का, हाँ। एला भैया, ओ चेक इन बैगेज है ना, चेक इन बैगेज, हाँ, बोले तो चेक इन बैगेज, ये कोई सा भी अब बैगेज ले। अब भाई साहब ये ऑटोमेटेड कांटे लग गए इलेक्ट्रॉनिक वाले। अब तक तो क्या होता था, जैसे मान लो उन्होंने बोला 15 किलो है, तो अपना 16 किलो होता था, तोलते थे, बोले सर 16 किलो, तो अपन अरे यार देख ले भाई, वो देख लेता था, हो जाता था। मतलब रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी, वैसे ही हो जाता था। किसी ने पैसे तो नहीं देना एक्सेस लगेज के, तो वैसे ही मान जाते थे, ठीक है सर कोई बात है, थोड़े बहुत में मान जाते थे। बहुत ज़्यादा होता था तो मान लीजिए 5 किलो ज़्यादा हो रहा है, सर 1 किलो 2 किलो की तो रसीद कटा लो कम से कम। तो प्यार मोहब्बत में काम चल जाता था, वो चलता था 1:1। आपका हमारा व्यवहार, जब आप मशीन पे आ जाते हो ना सर, तो व्यवहार ख़त्म हो जाता है। फिर होती है मशीन और होता है सिस्टम, उसमें कोई लचीलापन नहीं होता। तो अब ये जो सिस्टम लगा दिए गए हैं साहब, इसलिए बता रहा हूँ, आप सब ध्यान रखना, नहीं तो पर्ची कट जाएगी लंबी। 100 ग्राम भी ज़्यादा होगा ना आपका वज़न, बिल कट जाएगा सर, यहाँ से पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो चुका है, कोई चक्कर में पड़ना मत। बेंगलुरु में हो गया, पूरे भारत में इसको बहुत जल्द अप्लाई किया जाएगा। कोई दोस्ती यारी सोर्स सिपा सिफारिश कुछ नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर एक ही ऑप्शन रहेगा, दूसरे रास्ते से ले जाओ, तो बाबू उसमें बनेगी नहीं तुम्हारी पर्ची,
बैगेज ही खो जाएगा। तो अब आपकी मजबूरी है कि आप लेकर जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कांटे आते हैं 250-300 रुपये के, ऑनलाइन मिलते हैं, उसे ख़रीद लीजिए, ठीक है, उससे नाप लीजिए और 500 ग्राम अंदर ही रखना, क्योंकि वहाँ का अगर कांटा ख़राब हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप लड़ते ही रहोगे उससे, ठीक है ना। तो वेल विद इन द लिमिट आप लेकर जाइए अपने लगेज को, चाहे केबिन हो या चेक इन हो, दोनों लगेज को सोच समझ कर लेकर जाइएगा। जितने भी लोग हवाई जहाज़ में उड़ने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है, क्योंकि भविष्य में, और आदत आज से डाल लीजिए, क्योंकि भविष्य में यही होने वाला है। अब तक तो चल जाता था, अब नहीं चलेगा, क्योंकि एयरलाइंस अभी पूरे इंडिया में स्टार्ट होनी है, बड़े पैमाने पर स्टार्ट होनी है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़नी है अभी इसकी, इस क्षेत्र में बहुत बहुत संभावना है। और क्योंकि बढ़ेगी तो टिकट के रेट कम होंगे, जब टिकट के रेट कम होंगे तो एयरलाइंस जो है ना, उनको अपना खर्चा कहीं से तो निकालना होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो नो फ्रिल एयरलाइंस पे आ गए ना, आप बिना खाना खाने वाली। हाँ, पहले ऑल इंक्लूसिव वाली होती थी जिसमें खाना वाना सब मिलता था, अभी आजकल नो फ्रिल्स। नहीं भैया, हमको तो आना जाना है, हमको खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, चाय भी मत पिलाना हमें, तो खाली पानी मिलता है पीने को, मांगोगे तो, है ना, वो भी ग्लास में, ये मत सोच लेना कि बॉटल दे देगा कोई। तो बहुत लिमिट में हो गया सारा कुछ, और उस लिमिट में होने की वजह से टिकट सस्ते हो गए। तो अभी भविष्य में हो सकता है और सस्ते हों, तो एयरलाइंस जो है ना अपना खर्चा निकालेंगी, तो इसी तरह से निकालेंगी, आप ही लोगों से निकालेंगी। हालांकि खर्चा इनका कुरियर कंपनी से निकल जाता है, कुरियर आज के ज़माने में इतनी जाती है कि आपके बैगेज से ज़्यादा इनका नीचे वाला जो लगेज कंपार्टमेंट होता है पूरा भरा होता है, ज़बरदस्त, बिल्कुल पैक्ड, है ना। तो ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल बाकी और देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये जानकारी थी कि इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। एक और जानकारी आपको दे दें, अच्छी लग रही जानकारी की नहीं, ऊपर से क्यों देखते रहे, तो बताते रहा करो, कुछ थोड़ा समझ में तो आए। जनता बैठी, कोई चिल्ला रहा है, कोई हुटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समझ में तो आए। तो खैर, इसलिए ट्रेन डेवलप हो रही है इंडिया में, ट्रेन बेस्ट है। नहीं हर्षा जी, देखिए क्या है ना, हर चीज़ का अपना फ़ायदा और नुकसान है। अब मान लीजिए कहीं 24 घंटे में आप पहुंच रहे हो, तो फिर ट्रेन बेकार हो जाती है, आपको घंटे 2 घंटे में 1.5 घंटे में फ़्लाइट पहुंचा देती है। और जिनको समय की बहुत ज़्यादा कमी है, उस समय की कमी से जो जूझते हैं, उनके लिए तो फिर फ़्लाइट ही रहेगी। और आगे आने वाले समय में सर फ़्लाइट ही चलेगी, आप भी फ़्लाइट पर ही ज़्यादा आएंगे। हालांकि ट्रेन्स भी उसी कंपटीशन में बढ़ रही, तो कहना बड़ा मुश्किल है। ट्रेन्स तो छोड़िए, हाईवेज़ देखिए कैसे शानदार हो गए। अब आदमी कहता है अपने घर से गाड़ी में बैठ के जाऊँगा, अपने घर से वहाँ उतरूँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ गाड़ी रोक लूँगा, झरना देखना झरना देखूँगा। ट्रेन में तो आगे निकल जाते हैं, फ़्लाइट में तो दिखता ही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी प्रोज एंड सबसे अपने अपने कॉन्स हैं। अगर आपको मस्ती में घूमने फिरने जाना है, अपनी गाड़ी से जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, कैंपिंग करते हुए जाइए मस्त। जल्दी में बिज़नेस टूर पर जाना है तो फिर आपके लिए फ़्लाइट है। और अगर थोड़ा सा आप रिलैक्सड हैं, मिक्स आपका कुछ है, इतना ज़्यादा आपको नहीं है, तो तमाम सारी ट्रेन है, सबका अपना अपना फ़ायदा। खैर एक और चीज़ पर चलते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट तो होगा सर, डेवलपमेंट की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। आपने वो ट्रेन चला ली RRTS, हाँ, आपने पिक्सल आपके यहाँ बनना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसका कॉस्ट भी तो कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी ना आपको। फ्री में तो नहीं मिलेगा कुछ भी। जो लोग सोचते हैं फ्री में, वो फिर उनके लिए सर बड़ा मुश्किल है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो स्थिति देखिए, श्रीलंका की जो देखिए, वही आपकी भी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए फ्री का मत सोचा कि कम से कम हमारे जो दर्शक हैं उनमें से शायद कोई नहीं सोचता होगा। एयर ट्रेवल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव। दिनेश शर्मा जी, आने वाला पूरा 1 महीना तो इतना भयंकर एक्सपेंसिव है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जब मैंने अभी टिकट देखी, किसी ने बताया, तो आई वॉज सरप्राइज कि टिकट्स की जो टिकट्स हैं उनकी प्राइजेस जो हैं वो 5, 10, 20, 25% नहीं बढ़ी हैं, वो डबल हो गई और कई जगह ट्रिपल हो गई है। अंधेर है यार, ये तो लूट है। सरकार को इस पर भी कुछ टैब लगाना चाहिए। बता, दिवाली पर अगर आदमी आना चाह रहा है, दशहरा दिवाली पर आना चाह रहा है, तो आप उससे डबल पैसा ले लोगे, दिवाली पर ट्रिपल पैसा ले लोगे, आने जाने दोनों तरफ का। तो ऐसे तो लुट जाएगा आदमी, सपरिवार तो आ ही नहीं पाएगा। तो घूम फिर के बात तो वहीं आ गई ना कि आप हिंदू त्यौहार नहीं मनाने दे रहे हो। हाँ, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा मेरी आवाज़ सरकार तक जाए, और जो हमारे मंत्री जी हैं, एविएशन मिनिस्टर, वो इस पर देखें। ऐसा लूट नहीं होनी चाहिए, त्यौहार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप दूसरा बिज़नेस के जो वो होते हैं उस समय देखें, थोड़ा बहुत इधर उधर देखें, और कहीं से भी कैसे भी करके दूसरे और बहुत रास्ते हैं पैसे कमाने के। अगर इतना ज़्यादा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो खैर चलिए, तो ये तो ही आपके अभी तक के काम की बात। अब आगे काम की बात करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी है, छूट जाएगी। आधार आप सबके पास है, आधार आप इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक OTP आता है, राइट। लेकिन ऑफलाइन जब आप इस्तेमाल करते हैं तब कोई OTP आता है नहीं आता।
आधार का वो नंबर आपका पंच करता तो भी नहीं आता, और आपसे अंगूठा लगवा लेता बायोमेट्रिक तो भी नहीं आता है। तो आप क्या करें, ऐसे तो कोई भी आपका मिसयूज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन आई है, आधार की एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले। आधार की ऑथेंटिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इधर उधर से मत कर लेना। नहीं समझ में आए तो संडे को हम बता देंगे, ठीक है। तो आधार की जो है वसूली चालू है बाबा रे। तो भाई वसूली तो चालू होगी ना, बिना वसूली के थोड़ी काम बनेगा। अभी तो चालू भी नहीं हुई, अभी किसी ने पैसे दिए, एक ही ने दिए भाई, है ना। इतनी टेंशन काहे को लेते हो, पर कमेंट भी लेके भाग जाते हो अपना, डरते भी हो। देव देव जी ऐसा मत करो, हाँ। इतनी देर में निगाह पड़ जाती है हमारी। खैर तो आधार के जो आपके जो बायोमेट्रिक्स है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, आँखों की जो इरेज है उसका गलत, आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है इनका गलत इस्तेमाल ना हो। तो क्या करें, आधार की ऑथेंटिक जो आधार की एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगी, देखेंगे ढूंढेंगे बहुत क्लियरली मिल जाएगी। आधार की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। उसमें ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में जाकर आपको पहले वो आपसे OTP मांगेगा जो आपके मोबाइल पर आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आधार पर है। वहाँ से आपका आधार खुलेगा। आधार में खुलने के बाद में आप उसके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाके आप बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स आपने लॉक कर दिया, वो फिर से बायोमेट्रिक लॉक करने से पहले आपसे फिर एक बार OTP भेजेगा और आपसे पूछेगा OTP बताओ। तो OTP आपको दोबारा से डालना है, जो नया OTP आएगा, और आपके बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब आपने कहीं अंगूठा लगाया, कहीं कुछ भी किया, या किसी ने आपके बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल किए, कहीं और से उठा लिए डिजिटल बायोमेट्रिक्स और उसको इस्तेमाल किया, वो काम नहीं करेगा। वो आपको OTP ही भेजेगा, और जब तक आप उस OTP को ओके नहीं करोगे तब तक आपका आगे बात नहीं बनेगी। अभी तो कई बार आपके पास बस मैसेज आता ना, योर आधार हैज़ बीन यूज्ड एट फलाना फलाना, आपके तो किधर कहाँ यूज़ हो गया, कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जिन लोगों को अपना आधार लॉक करना है वो अपना आधार लॉक कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है। परमानेंटली लॉक करना या डिसेबल करना वो ऑप्शन भी दिया, परमानेंटली मत कर लेना कि भविष्य में आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या करोगे, है ना। हालांकि उसका भी ऑप्शन होगा उसको रीओपन करने का, ठीक है। तो वहाँ से जाके कर लीजिएगा। क्लियर है। श्वेता शाह जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। देवदेव जी अब वसूली शुरू हुई है। क्या रे बाबा वसूली भाई बोलते अब उनको, क्या तू जानता नहीं, अक्का मुंबई जानता नहीं मेरे को। कमाल है सर, आप जानते नहीं अभी तक, दुनिया जानती है। लोग बेचारे परेशान हैं मेरे मारे, हैं मेरे ही दर्शक, और कौन होंगे। वैसे एक बात बताऊं, मेरे दर्शक एक भी परेशान नहीं है, परेशान वो हैं जो दूसरे लोग हैं, उनको दर्द ज़्यादा होता है पेट में। चलिए भाई तो आगे चलते हैं, 3 बातें होंगी आपके काम की। अब एक करंट काम की बात बता दें। बारिश गई है, छोटे छोटे कीड़े वीड़े आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। एक वीडियो आया बड़े काम का, बनाया तो ऐसी बच्चे बच्चे ने, लेकिन है काम का। आप भी देखिए और ज़रा देखिए, कीड़ों को ना मारने की ज़रूरत है ना भगाने की, कैसे प्यार से ले जाएंगे। ये देखिए, ये लाइट जल रही है, सारे कीड़े यहाँ पर है, फ्लैश लाइट जलाओ और उस लाइट को कर दो बंद, और इस फ्लैश लाइट में आप और बड़ी फ्लैश लाइट भी ले सकते हो, और धीरे से बढ़िया से इस फ्लैश लाइट को ले जाइए बाहर, और बाहर ले जाकर बस कुछ नहीं करना आपको। जैसी रोशनी में जाएंगे, गए सारे बड़े स्ट्रीट लाइट पे चले गए सारे, ना मारना पड़ा, ना हत्या करनी पड़ी, ना कुछ, सब साफ हो गया। है ना बढ़िया काम की चीज़। ये वीडियो हमको मस्त लगा, हमने कहा आपको भी दिखाएं यार, बड़ा सिंपल सा तरीका है। हालांकि हम बचपन से इसको करते आए हैं, हम और आप कई लोग करते होंगे। हम पहले टॉर्च से करते थे इसको, वो 3 सेल वाली टॉर्च होती थी ना, उससे करते थे। कैसे करके बाहर ले जाओ, धीरे से बाहर छोड़ दो सबको, खिड़की दरवाजे बंद कर लो। देसी घी के तो देने पड़ेंगे ना, हाँ भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। धीरज जी कहते गुरुजी कर तो लिया लॉक, अब ओपन नहीं हो रही। इतनी जल्दी क्या थी, संडे तक इंतज़ार कर लेते, ओपन भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसमें भी OTP मांगेगा, OTP के साथ ओपन हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। डिसेबल तो नहीं किया ना, इतनी जल्दी रहती है सबको। चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर अपन संडे को देखेंगे ना, मैं खुद भी करके देखूंगा अपना, फिर अब बताऊंगा आपको। अभी मैंने किया नहीं अपना, मैं ऐसे ही बिंदास रहता, मेरे पास है क्या, कोई ले जाएगा। मेरे पास स्कैम करने वालों का फ़ोन आता है, भाई साहब वो आपके नाम पे लॉटरी निकली। मैंने कहा मुझे जैसे अभागे की लॉटरी निकली, कैसी बातें कर रहे हो। कोई कहता भाई साहब आपके नाम पे वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपका बंद होने वाला है। मैंने कहा बंद होने वाला है, तुरंत फ़ोन लगाता हूँ, भाई साहब वो क्रेडिट कार्ड हमारा बंद हो रहा है। बोले हाँ, अभी एक आया SBI यूनो बंद होने वाला है, SBI यूनो के भी आने लगे, आपका अकाउंट बंद हो रहा है। हम कहे भैया हमारा अकाउंट बंद मत करना। बोले नहीं वो तो बंद हो जाएगा, पैसा भी जब्त हो। हमने कहा पैसा बिल्कुल जब्त मत करना भैया। बोले कितना पैसा है आपका। हमने कहा 12 रुपये 25 पैसे हैं। गुस्सा हो गया यार, फ़ोन काट दिया भाई, ऐसे गुस्सा थोड़ी होना चाहिए
नहीं, किसी के पास 12 रुपये 25 पैसे नहीं हो सकते क्या? कमाल है। कितनी मेहनत से बेचारे फ़ोन लगाते हैं, अपने नंबर देते हैं, इस नंबर पे कॉल करो, इस लिंक को क्लिक करो, आय हाय बस मैं ही मिला हूँ एक। चलिए अब चलते हैं आगे। और NRI ज़रा हो जाएं सावधान। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, भारत नहीं है जहाँ पर रह रहे हो, सावधान रहिए, बच के रहिए, अपने आप को एक्सपोज बिल्कुल मत कीजिए। और यही वो कारण है कि हम लोग कई कारणों के बाद पेपाल पे इधर उधर शिफ्ट हुए। देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, देर इज़ अ रीज़न वाई वी डोंट टेक फीस ओवर हियर, है ना, बिकॉज जो लोग हैं वो एक्सपोज ना हो, ठीक है ना। खैर, तो आप एक्सपोज होने में कईयों बार गलती कर जाते हैं, और कैसी कैसी गलती करते हैं ज़रा देखें। सुनील राव जी हैं, डॉक्टर सुनील जे राव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। What is proportionate response? Which world religion allows for what was done to the Israelis? No whataboutery will help. What is proportionality? Capitulation in front of Hamas terrorist. ओ हो, कमाल हो गया साहब। तो इन्होंने जो है हमास के लिए बहुत कुछ लिख दिया, बुराई कर दी। फिर क्या हुआ? Israel fights back, will do a scorched earth attack, plenty will be killed, displaced, Hamas will be destroyed, rightly so. Then what, if I may ask? Gaza, Israel Palestine conflict, occupy under military force. तो बोले इजराइल ख़त्म हो जाएगा, राइटली सो, होना ही चाहिए। सुनील जे राव जी जो है डॉक्टर हैं, इंटरनल मेडिसिन के, इंग्लिश हिंदी कन्नड़ा तेलुगु इनको बोलनी आती है, स्पेशलिस्ट हैं साहब। कौन से में? बहरीन, रॉयल बहरीन हॉस्पिटल में, बहरीन हॉस्पिटल। चलिए साहब, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल मेडिसिन केयर, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, डायबिटीज़, ये वो फलान ढिकान दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। तमाम इनके नंबर भी दे रखें रॉयल बहरीन हॉस्पिटल के। अब क्या होता है, इनकी इस पोस्ट को लेकर एक 2 कौड़ी का पहले एक तनवीर था जिसका अकाउंट सस्पेंड कराया था अपन लोगों ने, याद हो आपको? वही तनवीर आ गया, तनवीर बैकअप अकाउंट। कहता है दिस इज़ अ हिंदू डॉक्टर वर्किंग इन बहरीन, he believes that Islam is a barbaric religion, Muslims are attacking Israel and Palestine must be destroyed. Hello MOI Bahrain, IGI Bahrain, please take note. वेरी गुड। तो IGI बहरीन और MOI बहरीन, यानी बहरीन की सरकार को इन्होंने लिख दिया कि साहब ऐसा ऐसा है और ये बंदा हिंदू है। और यही वही याद है, यही तनवीर था जिसकी अपन ने बैंड बजाई थी एक बार, है ना। सो ये तनवीर भारत में ही रहता है और इसको हम खोज निकालेंगे। सिर्फ इसको नहीं खोज निकालना, आपको उन सब लोगों को खोज निकालना है जिन्होंने इस ट्वीट के नीचे कमेंट किए हैं और वहाँ की सरकार को कहा कि इसके खिलाफ एक्शन हो। उन सारे लोगों को जो भारतीय, उनकी कुंडली निकालिए, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है। हम भी तो देखें कि बेटा तुम कैसे खड़े हो पाते हो मार्केट में। तुम एक की नौकरी खाओगे, हम इतनों की खाएंगे कि तुम सोच नहीं पाओगे, भीख मांगने पे तुम्हें मजबूर कर देंगे। खैर, फिर क्या होता है, फिर अचानक से कुछ अलग ट्वीट आने लगते हैं सुनील राव के। कहते हैं कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज अबाउट द स्टेटमेंट दैट आई पोस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट वॉज insensitive in the context of the current event. As a doctor, all lives matter. I respect this country, its people and its religion deeply as I have been here for past 10 years. कुछ लिखते हैं उर्दू में, कुछ शायद वो लिखा होगा अल्लाह अकबर जो भी। I profoundly regret my words and action. फिर उर्दू में कुछ लिखा है, चील बेलोगो जो भी इनके बने, शायद फारसी, whatever। फिर रिग्रेट होने लगा इनको बड़ी ज़ोर से। क्यों? क्योंकि फंस गए और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए। दिस इज़ बियॉन्ड सैड, शुड स्टॉप इमीडिएटली, डोंट हैव टू बी मुस्लिम टू सी दिस एन एट्रोसिटी, जस्ट हैव टू बी ह्यूमन। गाज़ा हॉस्पिटल, गाज़ा, ओ हो, अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अनपार्डेबल मैसेकर, देयर कैन बी नो टू वेज अबाउट दिस। अरे रे, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये सब करने लगे भाई, ट्वीट रीट्वीट करने लगे। समझिए, सबसे पहले समझिए सुनील राव जैसे लोग फंसते कैसे हैं। आप अच्छी तरह से कान खोल के सुनेंगे, सुनाऊं तो सुनील राव जैसे लोग इसलिए फंसते हैं, है ना, इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनके जो दोस्त होते हैं वो सेक्युलर होते हैं, और वो दोस्त जो सेक्युलर होते हैं वही दोस्त आप पे निगाह रखे होते हैं। आपसे कौन जुड़ेगा सर? अगर मेरे को कोई नहीं जानता तो मुझसे कौन जुड़ेगा? कोई मेरे अगल बगल तो कोई है नहीं, तो मेरे पीछे कौन है? कोई भी नहीं है। पर मेरे पीछे वो ज़रूर पड़ा रहेगा जो
मेरा अड़ोसी पड़ोसी होगा या जो मुझे जानता होगा, वो मेरे को फॉलो कर रहा होगा। और ऐसे ही इनको लोग फॉलो करते रहे जो इनके खास थे, जिनको जिनको ये अपना समझते थे। सेक्युलर थे ना, मुस्लिम्स को, इसको उसको अपना समझते थे। तो जिनको ये अपना समझ रहे थे, इन्हीं के पड़ोसी ने इन्हीं की लंका लगा दी। बोले अब जाएगा 12 के भाव से, ठीक है ना। तो इनकी कंप्लेंट कर दी। अब ये घबरा गए, इन्होंने अपने ट्वीट रिट्वीट, जो इनकी असल सेक्युलरिज्म है वो बाहर निकल कर आया। नहीं नहीं, मैं तो बड़ा ऐसा हूँ, मैं तो मुसलमानों को बड़ा प्रेम करता हूँ, फलाना है ढिकाना है, ये वो। लेकिन असर नहीं हुआ सर, कुछ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI, जिसको उन्होंने टैग किया था, एंटी साइबर क्राइम्स डायरेक्टरेट अरेस्ट्स एन एशियन फॉर ट्वीट अगेंस्ट द रिलीजन। बल्ले बल्ले हो गई इनकी, अरेस्ट हो गए साहब। सिर्फ अरेस्ट ही नहीं हुआ, इनको इनके हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। रॉयल बहरेन हॉस्पिटल का बाकायदा जवाब आ गया और कहते वी वुड लाइक टू कन्फर्म दैट हिज ट्वीट्स एंड आइडियोलॉजी आर पर्सनल, डू नॉट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन एंड वैल्यूज ऑफ हॉस्पिटल, दिस इज वायलेशन ऑफ आवर कोड ऑफ कंडक्ट एंड वी हैव टेकन द नेसेसरी लीगल एक्शंस एंड हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। नौकरी चली गई, जेल भी चले गए। तो वो अल्लाह अकबर कहना काम नहीं आया काफिर को। और क्या हाल है आपके? आनंद है? अब समझिए क्या समझना है आपको। 2-3 चीज़ें बड़े क्लियरली समझ लीजिए। यदि आप भारत के बाहर काम कर रहे हैं, किसी मुस्लिम देश में काम कर रहे हैं, तो पहले 2-3 चीज़ें समझ लीजिए कि आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड ना हो, हैं तो अपने नाम से आईडी मत बनाइए, किसी और नाम से बनाइए। उस आईडी से जितना हाहाकार करना कीजिए और उसमें अपने आप को फ्रीलांस जर्नलिस्ट या वटेवर जो आपको लिखना है वो लिखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आधे तो चमन के भूतिए हमारी कतर सरकार से ही शिकायत करते रहते हैं। हाँ, उन्हें लगता है भाई कतर सरकार से शिकायत करने से कुछ हो जाएगा। अरे टोपो, तुमको कब समझ में आएगी भाई, बड़े मूर्ख टाइप के लोग हो। पर खैर, कतर सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाई हैं। हमने क्या कहा, 4 चवन्नी घोड़े पे कतर हमारे, है ना। तो भाई समझो बात को। तो ऐसी कुतरी फुतरी से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, पहली बात आप अपनी फ़ोटो ना डालें। दूसरी बात, आप अपने ट्विटर अकाउंट को एक अलग नाम से बनाएं और प्रोफेशनल अकाउंट को बिल्कुल अलग रखिए। दोनों को एक से मत मिलाइए और ना ही एक फ़ोन से फिर उसको चलाइए। अगर आपको खुजली ही है सोशल मीडिया की, तो कृपया करके फिर उससे अपने प्रोफेशनल अकाउंट उस फ़ोन से एक्सेस मत कीजिए, दूसरे फ़ोन से कीजिए। 2 फ़ोन ले लीजिए ना, 7-8 हज़ार रुपये का आता है ना। तो एक फ़ोन ले लीजिए दूसरा, उससे आराम से खूब त्राहिमाम कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों से त्राहिमाम करा रखा है साहब, जो विदेश में बैठे हैं। अरे हमारे घर के रिश्तेदार भी बड़े डरते थे। कोई US में बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा हुआ, कनाडा में बैठा, कोई नीदरलैंड्स में बैठा। हमने कहा डर रहे, दूसरा फ़ोन लो, अलग है, ऐसी की तैसी मारो। अरे भाई साहब क्या त्राहिमाम मचाया। अब तो हम कहते हैं भाई रुक भाई, ज़्यादा हो रहा है। कोई रुकने को तैयार नहीं। बोले अरे इनकी तो साली। तो तरीके से बिल्कुल जो भाषा उसी भाषा में उनको रिप्लाई मिलता है, बहुत तबीयत से, है ना। और बेचारे सब परेशान रहते हैं, इधर ढूंढो उधर ढूंढो। भाई ढूंढते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इनका बेचारों का पूरा नेटवर्क और नेक्सस फेल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो आप सबसे जितने भारत के बाहर लोग हैं उनसे 2 निवेदन है। पहली बात, यदि आप सेक्युलर हैं और यदि आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं तो कृपया कर उन प्यारे दोस्तों से दूरी बना लें, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि आप इस प्रकार की पोस्ट ना डालें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन बिहेवियर है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है। आप एक और फ़ोन ले लीजिए और उसका अलग नंबर लेकर और उससे काम कीजिए। और हमेशा जब भी काम करें प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करें जितना हो सके। आजकल बहुत मिलते हैं सर, है ना, ऑनलाइन बहुत मिलते हैं। आप लोग इतना पैसा कमाते हो, क्यों इतनी सी भी बुद्धि नहीं चलती आप लोगों की। एक फ़ोन दूसरा सा 7-8 हज़ार रुपये का एक एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता है, एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, प्रॉक्सी सर्वर आता है। आजकल तो बड़े सस्ते सस्ते आ गए, फ्री वाले भी है, लेकिन 400-500 रुपये महीने में मिल जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करो, खूब त्राहिमाम मचाओ। किसने रोका है? वो थोड़ी पगले पकड़ लेंगे आपको, भारत थोड़ी है। जो भारत के बाहर है खूब त्राहिमाम मचाइए, ठीक है ना। तो भारत के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं विशेष तौर पर ध्यान रखें, न सिर्फ आपकी नौकरी बल्कि आपको जेल भी हो सकती है। और ब्लास्फेमी का चार्ज यदि आपके ऊपर लगे, जो इनके ऊपर लगेगा डॉक्टर साहब के ऊपर, तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप कोई भी बने रहे, आप कितने बड़े तोप बने रहे। अब सोचिए इस डॉक्टर की हालत, पढ़कर भारत से गया है, समझिए इसकी लंका कहाँ से लगी जानते हैं आप? मैं समझाता हूँ। ये केरल से पढ़ के गया है और केरल के जिस कॉलेज से पढ़ के गया है वो कॉलेज का मालिक खुद एक मुस्लिम है और हमास को सपोर्ट करता है।
तो सोचिए इसका पूरा ग्रुप कौन सा रहा होगा, और कॉलेज वाले भी इसको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसकी लंका तो पहले से ही लगी हुई थी भाई, राव साहब की लंका तो पहले से ही लगी थी कि लोग तो इनको वैसे ही फॉलो कर रहे थे, और उस गलतफहमी में ये और कर गए। तो बेसिकली सबसे पहला आप कहाँ फंसते हो, जिस कॉलेज से आप पास आउट होते हो ना, वो कॉलेज का मालिक कौन है। जैसे इसमें मुस्लिम था इस केस में, और वो हमास को सपोर्ट कर रहा खुलकर। दूसरा, इनके साथ के जो लोग हैं केरल से 50% इसमें नॉन हिंदूज़ होंगे, तो उसमें फंसे, वो भी इनको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम सारी जगहों से इनको फॉलो इनको लगातार करते रहे लोग, और इनको लगा कि मुझे कौन देख रहा है, मैं तो कतर आ गया। पढ़ के भारत से गए, डिग्री भारत से ली, नुकसान भारत का हुआ, तमाम सारे आपको सब्सिडीज़ पर किताबों से लेकर आपके कोर्स भारत ने दिया आपको, ठीक है। सेवा करने किसकी गए, बहरीन की। फिर क्या हुआ, 10 साल तलवे चाटने के बाद भी औकात क्या है आपकी, पिछवाड़े पे लात मार के आपको निकाल दिया गया। ओई होई किसी गंदे शब्द इस्तेमाल करता नितिन शुक्ला, भाई पता तो चलना चाहिए ना सबको। पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दिया गया और आप जेल में भर दिया गया, नौकरी से तो निकाल दिया, जेल में भर दिया गया। अब क्या, शुक्र मनाओ घर से बीवी बच्चे नहीं उठा लिए, हो सकता उठा भी लिए हो तो क्या मालूम है, हबीबी हमारी हो गई है तो तुम गए काम से, तुम तो जेल में ही सड़ो, हो सकता फांसी वासी दे दें। तो भाई इतनी सेवा करने के बाद, हज़ारों लोगों की जान बचाने के बाद नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि आपको उस देश को छोड़ना पड़ा। वो देश इतना बेशर्म है कि वहाँ के लोगों की, आपने हज़ारों लोगों की जान बचाई है, लेकिन आपके पर्सनल ट्वीट को वो क्या कह रहा है, नहीं नहीं ये तो गलत है, इस्लामोफोबिक है, इसको जेल में डालो। अरेस्ट तो कर लिया, अब फांसी होगी कि नहीं अभी देखने में मिलेगा। अब लोग चिल्लाएंगे सरकार से, सरकार आओ हमको बचाओ। सर आई एम NRI बट आई एम नॉट ट्विटर एनी न्यूज़। अच्छा, आप ट्विटर पर नहीं है तो उस पर फेसबुक पर होंगे, फेसबुक पर नहीं तो इंस्टाग्राम पर होंगे, इंस्टाग्राम पर नहीं है तो किसी और ग्राम पर होंगे। तो जिस भी ग्राम पर आप हैं वहाँ सबकी नज़र है। आप व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं, वहाँ निपट लोगे। मैंने क्या कहा, अपने अंदर संयम बरतिए। एक प्रोफेशनल फ़ोन कर लीजिए अलग, और एक दूसरा फ़ोन कर लीजिए जिससे आपको त्राहीमाम करना हो, ठीक है ना। तो खैर, तो जितने भारत के जो NRIs हैं हमारे, जो हमारे भारत के जो लोग हैं जो बाहर हैं, उन तक ये बात पहुँचे। ये पहले भी शुरू हुआ था और इस बार भी प्रयास अभी भी जारी हैं। अब ये लोग चुपके चुपके इंटरनली अंदर अंदर कर रहे हैं, है ना। हमें जिस दिन तनवीर मिल गया, हम एक बात को आपको गारंटी देते हैं, इसके बाद में ना ये कभी आपके सामने खड़ा नहीं होगा, है ना। तो यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर निकाल के बताइएगा। ऐसे लोगों का स्वागत करना, ऐसे लोगों की खातिरदारी करना भारतीय परंपरा है। हम उस भारतीय परंपरा को बखूबी निभाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं बाहर हैं वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि कहीं दिक्कत हो जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ें। वसूली बाई, हाँ भाई, जलेबी बाई देख सकते हो, चड्डियों वाला डांस। वसूली बाई में दिक्कत है, कमाल है। QR कोड का स्कैन करके अपनी अपनी फीस भर दे भाई। कौन कौन ना भर, नो ये कौन कौन है जो फ्री में देख रहा, ना उधर बैठ के कोने में देखने से क्या हो जाएगा, ना फीस कौन भरेगा, ताऊ भरेगा तरा। भाई फीस तो भर दो, और साथ में ना नाम और नंबर तो भेज दे मेरे प्यारे, नाम और नंबर साथ में ज़रूर भेजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपना अपना सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भेज सकते हैं। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। जो भारत के बाहर है, जो NRI हैं, वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। जो लोग नहीं देखते हैं वो किसी दिन जेल भी जाएंगे और फांसी भी चढ़ेंगे। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप देख रहे हैं, है ना। तो कम से कम आप इन रट्टों से तो बचे रहेंगे अगर देखते रहेंगे तो, राइट। तो उसकी फ़ीस भर देना दादा। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/शुक्ला टेलीग्राम के इस चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए, जो पैसे भरते हैं या नहीं भरते हैं, फ्री में देखते हैं सब लोग। ट्विटर पर NSO365 और @NShuklain, 2 अलग अलग ID, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को शेयर और ट्विटर पर @NShuklain, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हर एक लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिए, एक तो वही NRI वाला और एक अपने भारत में रहने वालों का। तो जो NRI वाले हैं ना, NRI का फॉर्म भर दें, कभी काम आ जाऊंगा आपके, है ना। फॉर्म भरा होगा तो कुछ मदद कर पाऊंगा, फॉर्म नहीं भरा होगा तो कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। और जो भारत में रहने वाले वो अपना भारत का फॉर्म भर दें, तो अपन लोग तो मिलते जुलते रहेंगे।
अपन लोग कौन से NRI है, अपन गरीब लोग हैं, देसी लोग हैं। सही मायने में सबसे मौज अपन ही मार रहे हैं, चूल्हे की रोटी जो खा रहे हैं ना, वो तो ऐश है, स्वर्ग में जी रहे हैं, बाकी सब तो मूर्ख है। TC बर्मन जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर आगे चलता हूँ। अरे बाबा रे कहाँ चला गया। हाँ तो हमास की बात चल रही थी, इसराइल की बात चल रही थी, युद्ध हो रहा है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। भैया वो फिर से कुछ तस्वीरें आ गई, वो वही जो हम बता रहे थे, बोले बम फटा बम फटा, फेंसिंग तक तो सही सलामत है, यहाँ की रेलिंग सही सलामत है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसा बम फटा कि भाई ना छप्पर उड़ा, ये देख रहे हैं छप्पर, ना तो छप्पर उड़ा, कुछ नहीं उड़ा। कहते बम फटा बम फटा बम फटा, ऐसा कैसा बम फट गया भाई साहब, ना हमारे को समझ में ना आ रही भाई। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं फटे, बस इतने से ही गिरे, ऐसा कैसा बम फटा। हम नहीं खेल रहे, ये बम बम ठीक चीज़ नहीं है। ये वो तस्वीरें जो खुद पहले फ़िलिस्तीन ने जारी करी हैं, गाज़ा ने जारी करी है ना। तो यहाँ तो 500 लोग मरे थे, लाशें नहीं मिल रही अभी तक। नहीं, आई एम नॉट बीइंग इनह्यूमन, बट आपने दावा किया है तो 500 लाशें तो दिखाओ, लाश नहीं मिल रही एक भी। अरे रे रे, बड़ा अन्याय हो रहा साहब। झूठ की पराकाष्ठा है साहब, झूठ की पराकाष्ठा। खैर इनके तो सबूत क्या मिलेंगे, लेकिन हमास के आतंकवादी हमले के सबूत अब तक आ रहे हैं। ज़रा एक और देखिए, और देखिए क्या बीती होगी इस परिवार पर। यहाँ से अभी एक गाड़ी आएगी, ये देखिए ये आई गाड़ी, ये यहाँ से भागा और इसे सामने से टेररिस्ट दिखे, इसने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतर कर ये भागने का प्रयास किया, गाड़ी में से एक बंदा उधर भाग जाता है, वो बच जाता है, ये यहाँ जाता है अपनी बच्ची को लेकर, छोटी बच्ची को, और ये सामने से ही आ जाते हैं और दनादन 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 गोलियों से भून देते हैं। ये अपनी बच्ची के ऊपर लेट जाता है, इसकी बच्ची तो बच जाती है पर ये नहीं बचता। इसको फॉलो किया, सोचिए 2-3 किलोमीटर तक इसको फॉलो किया गया, फिर इसको गोली मारी गई। ये किया है हमास के आतंकियों ने। जो लोग पूछ रहे हैं ना, तो ये उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची, और ये गोलियां लगने से ख़त्म हो गया इसका पिता। ये रही वो बच्ची, ये बाल बाल बच गई। पर बहरहाल बाप बाप ही होता है, एक बार फिर दुनिया के किसी कोने में उसने ये तो साबित कर दिया। खुद गोलियों से भले ही छलनी हो गया, लेकिन बच्ची को खरोच नहीं आने दी। ये चीज़ हम अपने बच्चों के लिए तो करते हैं, अपने देश और धर्म के लिए कब करेंगे? कि हम भले ही छलनी हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश हमारे धर्म पर आँच नहीं आने पाए, ये कब होगा? थोड़ा सोचिए। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगेगा तो हमास जैसा कोई आतंकवादी आपके यहाँ हमला करने नहीं आएगा, कसाब जैसा कोई आतंकवादी आपके आने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है ना। खैर तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। नहीं, वीडियो में डेट सर कईयों बार डेट गलत होती है ना, डेट जो है ना आप जो देख रहे हो ना, वो कईयों बार गलत होती है। आप अगर डेट सेट नहीं करेंगे तो गलत आएगी, है ना। रेस्ट एश्योर्ड ये उसी दिन का हमला है ना, बिकॉज हम नहीं कह रहे सर, ये इजराइल के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने ट्वीट किया वीडियो, राइट। तो चलिए और आगे देखते हैं फिर जवाब क्या हो रहा है इसका। जवाब की तो तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से हो रही, मैंने सुना। हो हो, ये तो भाई साहब राशन पानी लेके बैठे, आगे नहीं बढ़े अभी तक। हमें लगा अभी तक तो पहुंच गए होंगे। और ये बाप रे बहुत सारे हैं भाई। बाइडन चच्चा कल होके गए हैं बड़ो, हमें लगता है बोल के गए कि ठोक लेना कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने विचार हो सकते हैं, कोई सोचेगा हमला करना चाहिए, कोई सोचेगा नहीं करना चाहिए। जैसे को तैसा करना चाहिए, वरना वो आपको जीने नहीं देगा। खैर, वल्लाह तुम क्या करती, बहुत सुंदर दिखती, कैसी अजीब सी दिखती, बिना मूंछों की दाढ़ी रखती। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी तुम जानो। तो जिहाद मसीहन नाम है इनका, हमास सिक्योरिटी के कमांडर थे। मेकेरिया भाईजान 72 हूरों के पास पहुंच गए। नी इंतकाल हो गया भाईजान का। ओहो, उड़ा दिया। ओ
आह, बोले तो सपरिवार उड़ा दिया। अपने घर में टहल रहे थे, इजराइल को पता चल गया। इजराइल बोली, अरे तुम वहाँ अकेली अकेली टहलती? बोली नहीं, हम पूरे घर के साथ टहलती। बोली मारी तो तुम सबके बच्चों को भी थी, तो अब अलग अलग हो जाएंगे सर, कितना बुरा लगेगा, है ना। बिछड़ गए, सबको एक साथ भेजा, कोई टेंशन नहीं। एलिमिनेटेड, हाँ बोले तो एलिमिनेटेड, ठीक है ना। बढ़िया, हमास टू ईरान ऑन कार्ड्स। अरे सर अभी तो देखते जाइए, अभी देखते जाइए, बहुत कुछ होना है। खैर, वैसे एक नज़र में ऐसा देखा तो एकदम प्यारा सा सुअर जैसा नहीं लगा, एकदम वो वाइट वाला जो सुअर होता है एकदम, है गोल मटोल सा, ऐसा लगा मेरे को एकदम से। खैर, बड़े अच्छे आदमी थे भाई साहब, हाँ, बड़े बड़े प्यारे आदमी थे। आइए आप दिखा जे बी फिलिस्तीन, हाँ जी कौन है? जमीला अल शांति, ओम शांति शांति शांति, हाँ कसम से जमीला अल शांति नाम था इनका, ओम शांति शांति। काउंसिल वुमन थी हमास लेजिस्लेटिव की। मैं कह रही था भाईजान, ये तो 72 के पास तो नहीं जाएंगी, अब ये पता नहीं कहाँ जाएंगी। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल तो निकल ली हैं, कोई नहीं। बड़ी अच्छी थी भाई साहब, बड़ा प्यार करती थी आतंकवादियों को, दुलार दुलार एकदम। सिर्फ जब भी मिलती थी ना, सिर पे हाथ फेरती थी, दुलारती थी, बेटा कैसे हो, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो, बम फोड़ने की। हाँ ऐसे पूछती थी बिल्कुल, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, भूखा है मेरा लाल। हाँ कुछ खाना बना के खिलाती थी आतंकवादियों को। अब नहीं रही। ओह क्या करें, चलो दुख की बात है, लो लेते हैं थोड़ा सा। चले आगे चलते हैं। भाई कमाल है, गजब है। फिर क्या हुआ, मैं कह दिया था भाईजान, सारे के सारी एक होगी है, हाँ सब मिले हुए हैं जी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक लैंड्स इन तेल अवीव अमंग्स ऑन अमिड ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर। वो नहीं, मैं कह रहा था हेडिंग थोड़ी सी एक बार फिर से पढ़ लेते भाईजान। वॉर किस किस का हो रहा है, इजराइल हमास। बस नरेटिव चेंज हो गया, नरेटिव शिफ्ट हो गया, आप ध्यान ही नहीं दे पाए। अब बात हो ही नहीं रही है फ़िलिस्तीन की, अब बात हमास की हो रही है। तो कल बढ़ऊ के बाद आज अपना सनातनी छोरा भी पहुंच गया भाई, वो भी कह रहा बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम तुम्हारे साथ में हूँ। बड़ी बात एक है, हमें पूरी न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने कहा ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड कलर कोडिंग। आओ, जो आप नहीं देख पाए उसको दोबारा से देखिए। ब्लू टाई एंड वाइट शर्ट, ब्लू टाई एंड वाइट शर्ट, कुछ और कहने की आवश्यकता है? इजराइल के झंडे का कलर क्या है? ब्लू एंड वाइट, इतना ही काफ़ी है यार, हर समझदार आदमी को पता है आगे क्या है, ठीक है ना। तो इजराइल के साथ खड़े, यूके का कहना है, ऋषि सुनक का कहना, हम इजराइल के साथ खड़े, ऐसे दूर दूर से नहीं चलेगा, पास से आके। हाँ दूर दूर से को थोड़ी कोई बात होती है, हैं? ये तो वही वाली बात है। वैसे इस वाली फ़ोटो को देख के, जो कलर कोडिंग है, ब्लू टाई वाइट शर्ट, वो नहीं है वो एक गाना, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो भाई आँखों ही आँखों में इशारा हो गया बेंजामिन नेतन्याहू का, इनका। बाकी तो लंका लग गई, दूसरा बेचारा वहाँ दिल जला है। खैर क्या बोले, तो ऋषि सुनक भी आ गए साहब मैदान में, यानी ब्रिटेन भी आ गया, और युद्ध बोले तो घमासान होने की तैयारी है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको जानकर हैरानी होगी, कल बढ़ऊ आए और कल ही यूएन यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई। किस बात को लेकर वोटिंग हुई? एक रिजोल्यूशन लाया गया, और रिजोल्यूशन ये लाया गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन गाज़ा ये बनाया जाए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन गाज़ा। इसका एक जो एक काउंसिल बना दी जाएगी, और इस काउंसिल ये काउंसिल देखेगी कि क्या करना है गाज़ा में, इसमें उसमें, बराबर है। फिर क्या हुआ देख ले,
Those against? Against 1, only 1. Abstentions? Abstain 1. Russia 2. The result of the voting is as follows. 12 votes in favor. 12 वोट फेवर में आए साहब, वाह 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 वाह। 1 vote against. एक अगेंस्ट में, तो मतलब रेजोल्यूशन तो पास हो गया। हाँ, यानी कि अब काउंसिल बनेगी, अब आपस में झगड़ो मत, काउंसिल बन गई, यूएन की काउंसिल डिसाइड कर देगी। हाँ, आगे सुनो। 2 abstentions. 2 एब्सटेन किए, एक 12 पक्ष में, एक विपक्ष में, 2 एब्सटेन कर गए, यानी हमें वोट नहीं करना। The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. हैं? फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों, किस लिए? अमेरिका सिंगल अगेंस्ट में वोट किया, अमेरिका ने, कि नहीं ऐसा कोई काउंसिल नहीं बनना चाहिए, और अमेरिका ने वीटो कर दिया उसके बाद। वाह, वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया कि कोई काउंसिल नहीं बननी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो बात ये हो गई, अब इसमें तो यूएन का कोई दखल नहीं है। अब आएगा मज़ा। नहीं, एकदम सही जा रहा है भाई साहब, अपने को कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो करना करो, खुली छूट है। ए रसिया, ए ईरान का ना क्या कर रहा, कोने में बैठे, निकल के आओ बे, लड़ो, तुम्हारे जो लड़ रहा है लेबनान फैबन, क्या कर रहे बुढ़बा, आओ सब लोग लड़ो भाई। है वो कोई कह रहा था भारत में गोले वोले बहुत बन रहे हैं, आर्टिलरी पता नहीं, शिपमेंट कहीं कहीं जा रही थी, पता नहीं, अपने को मालूम नहीं है। वो इन्वेस्ट कर लेना, कोई कह रहा था रात में आने वाला, क्यों डिफेंस की कंपनी में फ़ायदा हो जाएगा। बड़ा, खूब बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। वॉर इज़ नेवर गुड, इसमें कई लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, अक्सर ज़्यादा बेगुनाह ही मारे जाते हैं, है ना। वैसे गुनहगार तो कोई भी नहीं होता। आप वॉर में किसको गुनहगार बोलोगे? जो अपनी, हर आदमी को लगता है मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा हूँ और उसको उसके लिए लड़ने का अधिकार है। और मैं तो इस बात में स्पष्ट मानता हूँ कि ऐसा राजा निकम्मा होता है जो अपने देश की सीमाओं को नहीं बढ़ा सकता। मेरा इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट मानना है, खासकर हिंदू राजा के लिए। अपनी सीमाओं को बढ़ाना हर राजा का परम कर्तव्य होता है और वो हमको करना चाहिए, लेकिन हज़ारों सालों से हम इसको भूल गए। पता नहीं क्यों, कहाँ से नपुंसकता हमारे अंदर आई कि हम ये भूल गए। एक ज़माना वो था जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते थे और घोड़ा छोड़ देते थे और झंडे लगकर वापस आते थे। हम ऐसे कैसे हो गए? हम, किसने कहा कि हम विस्तारवादी नहीं होना चाहिए? दुनिया में शांति के लिए विस्तार की बहुत आवश्यकता है। दुनिया में शांति के लिए हिंदू धर्म के प्रचार की, सनातन धर्म के प्रचार की आवश्यकता है। इसलिए कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आपको जब मौका मिले तो रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए खैर, तो साहब वीटो कर दिया अमेरिका ने, बोले नहीं कोई काउंसिल वाउंसिल नहीं बनेगा, हम अपने दम पर निपटेंगे। बढ़िया, उनकी इच्छा है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिया, बिल्कुल रॉबिन जी। और कोई जब ऐसा कहता ना कि नहीं विस्तारवादी नहीं होना चाहिए, हम विस्तारवादी नहीं है, तो पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। बहरहाल आगे चलते हैं, कोई हमारे लिए थोड़ी, हमें पर्सनल व्यू के लिए कोई थोड़ी बैठा है यहाँ। खैर, मेरा भी फीमेल मुस्लिम से आर्ग्यू हुआ, प्रूफ मांगा, भाग गया। मैंने बोला आप फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहे हो, वो ये वो फलान निकान, कोई केस तो नहीं हुआ। किधर हो भाई कुणाल सिंह? भारत में हो, भारत के बाहर हो, कहाँ हो, है ना। प्रूफ मांगने पे कभी कोई सज़ा नहीं होती। चलिए और आगे चलते हैं, ज़रा और देखें और क्या चल रहा है। इजराइल एनवॉय सेज वी वुड वेलकम इंडियाज हेल्प टू रेस्क्यू 200 हमास हॉस्टेजेस। हैं, ये कैसे हो गया? जब से तुमको दे जाना सनम, क्या फिर जाना प्यार होता है दीवाना सनम, एकदम से याद आ गई हमारी। कल तो मना कर रहे थे, अब कहते हैं 200 हॉस्टेज छुड़ा लो।
हमारे 200 हॉस्टेज छुड़ा लो। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि हॉस्टाइल सिचुएशंस के लिए भारत की जो एजेंसीज हैं, दैट इंक्लूड्स पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इंक्लूड्स इंक्लूडिंग CBI, इंक्लूड्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हॉस्टेज सिचुएशन को लेकर जब भी कहीं ट्रेनिंग होती है तो भारत से भेजा जाता है। विदेशों में, अमेरिका जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दुनिया के सभी देशों में हॉस्टेज सिचुएशन से, दैट इंक्लूड्स रशिया, वहाँ से हम लोग सीख कर आते हैं हॉस्टेज सिचुएशन से कैसे निकालना है, कैसे बचाना है लोगों को। भारत इसमें कहा जाए तो पारंगत, ऐसा गलत नहीं होगा। हमारे कोई स्कूल नहीं है इसका, लेकिन हम दुनिया जहान से सीख कर आकर हम सबसे अच्छे माने जाते हैं हॉस्टेज सिचुएशन में, और बहुत अच्छे बार्गेनर माने जाते हैं पूरी दुनिया में कि बार्गेन करना तो भारत से अच्छा कोई बार्गेन नहीं कर सकता है हॉस्टेज सिचुएशन में। इजराइल ने अब कहा कि भारत हमारी मदद करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं, हमें ज़रूरत होगी तो हम मांग लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब जैसा आपका मन करे। तो मोदी जी ने भी कह दिया, मैंने तुमको उस नज़र से कभी देखा ही नहीं, कसम से। हाँ, स्पोक टू प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी His Excellency Mahmoud Abbas conveyed my condolences at the loss of civilian lives at Al Ahil Hospital in Gaza. Al Ahil, sorry. We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people. Shared our deep concern at the terrorism, violence, and deteriorating security situation in the region. Reiterated India's long-standing principled position on Israel-Palestine issue. वाह, तुम क्या करती, तुम तो बहुत समझदार होती। कल तक कह रहे थे हैं, मैंने कहा कमाल आदमी। कल उधर फूल लेके गए थे इजराइल के पास, आई लव यू। उसने बोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पीछे घूमे, दूसरे को बोले आई लव यू। मैंने कमाल है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हर लिहाज से भारत की इस कूटनीति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इजराइल को भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ। भारत ने बढ़ चढ़कर खुद से ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि इसको कंडेम करते हैं, फलान करते हैं, ढिकान करते हैं। इजराइल ने अपनी नाज नखरे दिखाए, बोले चलो बेटा तुम मज़े कर लो। अपन पैलेस्टीन को पुचकार दिया कि तुम्हारा जो हमला हुआ है वो बड़ा गलत हुआ। भाई साहब, जो भी इसमें दोषी उसको सजाओ। हमने नहीं बोला कि इजराइल ने किया, जो भी दोषी खुश, सब खुश, अपना काम बनना चाहिए, ठीक है ना। बस आज के ट्वीट्स के बाद लिबरल्स तो ऐसे मतलब गदगद है, हेल मोदी, हेल मोदी, पागल हो गए, एकदम पगला गए। खतरनाक है भाई। हमने कहा ना नया भारत है, किसी से डरने दबने वाला थोड़ी है। चलिए, लेकिन इस बीच में भारत में भी राजनीति बड़ी गर्म हो गई इस सब चीज़ों को लेकर, जरा उस राजनीति को भी देख लें। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए सकता। सुप्रिया जी को भेजेंगे शरद पवार जी गाजा में हमास में लड़ने के लिए। फिर क्या जो होना था भाई, हमें लगा था ये गड़बड़ हो गया मामला। हाँ, अभी विक्टिम कार्ड निकलेगा। हाँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो औरत हूँ, स्त्री हूँ। अच्छा देखें जरा, निकल आया सर, कार्ड निकल आया। DNA as me. He's the original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. because I felt कि अपना एक कांग्रेस डीएनए का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। I think the BJP IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said. Please, my request to the entire BJP IT cell is to please hear carefully what Mr. Pawar has said. Hear his entire statement. तो रोना पीटना शुरू हो गई कि बीजेपी में चलेगा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अपमान।
मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल है, बिल्कुल सीधा, या तो महिला बन लो या बराबरी कर लो, ठीक है? ये सब नहीं चलेगा, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं चलेंगी। हाँ वैसे तो तुरंत निकल के आ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अंतिम संस्कार भी हम करेंगे, हम बराबर हैं, हर चीज़ में हम बराबर हैं। और जैसे ही कुछ बता, नहीं मैं तो महिला है, कमाल है, गजब है, अच्छा तमाशा बना रखा है। मैं अपनी जनता से पूछता हूँ, खासकर महिलाओं से, भाई एक चीज़ चुननी चाहिए कि नहीं चुननी चाहिए, या ये सब नौटंकी चलती रहेगी? जैसे किसी ने पलटवार कर दिया तो भाई शरद पवार जी का लड़का होता तो बोलते लड़के को भेजो, अब लड़की तो लड़की बोला जाएगा, है? आपको इतना शौक खुदक रहा है इससे साथ लड़ने का, उसके साथ लड़ने का, तो भाई ये तो ऐसे नहीं चलेगा ना, ठीक है ना? तो भाई ये गप्पेबाजी नहीं, इज्जत नहीं करते फिज्जत नहीं करते, ये फालतू की बात है ना। हाँ ठीक है ना। कहीं तो डांस हो रहा था उस पर, कौन सा था वो गाना, पापा कह रहे थे वाह क्या मूव्स हैं, कमाल है, वो जलेबी बाई बन रही थी और कहीं एकदम से महिला आ जाती है। मैं तो समझ ही नहीं पाता भाई साहब। India is master in hostage situation. Doval ji is master. I know one failure of his man, which was IC 814 success, unbelievable. Sikkim prime example. वो अनसक्सेसफुल नहीं है सर, वो कुछ और मैटर है ना, उस पर किसी दिन चर्चा करेंगे लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है ना बॉस? तो ऐसे नहीं चलेगा, ये गप्पबाजी नहीं चलेगी, है ना। सुप्रिया जी से निवेदन है, आप एक अच्छी नेता हैं, ऐसा ना करें। विक्टिम कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं है, हमें उम्मीद थी कि आप मुंह तोड़ जाओ, वैसे 99% मुझे उम्मीद थी यही करोगे आप, लेकिन एक अच्छे राजनेता के तौर पर, प्रबल राजनेता, दावेदार राजनेता या दमदार राजनेता के तौर पर तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, वो नहीं दे पाया, अफसोस। पर चलो खैर कोई नहीं। एक और है महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, उनको भी देख लें, वही अपने नॉटी। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को ख़त्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। खास करके आप वो बीजेपी में है तो पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या भूमिका रही है, एक बार समझ लीजिए। एक मिनट यार, मानसिक संतुलन बिगड़ गया लगता है। कहीं तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी के नेता के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी क्या हो रही है, वो देखो तो बड़ी अच्छी थी, उसको हेल कर रहे हैं। फिर कहते हैं बीजेपी हमास जैसी पार्टी है। क्या सर, कुछ भी। चलो फिर कहते हैं उनको पढ़ना चाहिए कि असल कहानी क्या है इजराइल हमास की, और उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है। चलो कोई नहीं, उनको हो सकता ना मालूम हो, लेकिन हम ज़रूर बता देते हैं असल कहानी क्या है। Shukran Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Musab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problems you create. Thank you.
बड़ा हंगामा हो गया भाई ये तो। यूएन में बोल पड़े साहब, और मुसाब यूसुफ खुद मेंबर रहे हैं मोसाद के। कहते हैं कि फ़िलिस्तीन जो अपने आप को बता रहा है फ़िलिस्तीन, पहली बात तो मैं मोसाद में रहा हूँ, मोसाद का से आया हूँ, और फ़िलिस्तीन जो अपने आप को बता रहा है कि वो सारे फ़िलिस्तीनियों का, जो वहाँ की तथाकथित सरकार है जो अपने आप को कहती है वो फ़िलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो इनका चुनाव कब हुआ, इनको चुना कब गया? ये बात तो सही है, इनको तो कभी चुना ही नहीं गया। बोले तो दादागिरी गुंडागर्दी से बैठे हुए लोग हैं, और ये ज़बरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को इंडॉक्ट्रेन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनका ब्रेन वॉश करके उनको जिहादी बना रहे हैं। सोचिए दुनिया में कितना बड़ा पाप हो रहा है। सीधे साधे बच्चे, बेचारे भोले भाले बच्चे, उनको जिहादी बनाया जा रहा है बचपन से पढ़ा के, और उसके बाद उनसे जिहाद कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? पावर हमारे पास रहे। सारा झगड़ा किसका है? पावर का, पैसे का। पावर रहेगा तो पैसा भी रहेगा, तो पावर के लिए पूरी झगड़ा हो रहा है। खुलकर उन्होंने बोला, और सिर्फ इतना नहीं, ये भी बोले कि न सिर्फ देश के नाम का, पैलेस्टीनियंस के नाम का दुरुपयोग हो रहा, बल्कि यूएन में आकर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। इनका कोई हैसियत ही नहीं है, इनका कभी कोई चुनाव नहीं हुआ, दे हैव नेवर बीन इलेक्टेड। और ये हमारे लोगों को जिस प्रकार से मार रहे हैं, ये जो भी इन्होंने किया है, इजराइल को जिसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, एक्चुअली वो तो जिम्मेदारी इनकी खुद की है, करा धरा तो इनका खुद का ही है। तो बहरहाल पोल खोल दी साहब। संजय राउत जी कह रहे थे, उनको पहले समझना चाहिए। संजय राउत जी, एक बार आपको समझने की आवश्यकता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का मैटर क्या है, ज़रा थोड़ा समझ लीजिए। एक मिनट, हमास से आया, मोसाद नहीं सर, हमास, ओ हमास से, मैंने मोसाद बोला क्या? सॉरी हमास से आए हैं, गलती से, इट वाज अ स्लिप ऑफ अ टंग ना, उसको आप जो है मोसाद नहीं हमास ही समझिएगा। Very political, terrorist, religious organization all at the same time. And Hamas is not like an army. It has bases, just like people live between other people. They go to schools and they go to mosques. They socialize. They don't have military outfit. They're just normal people. And you cannot imagine where the side bomber is coming from. If you ask Hamas people, what is your goal, a political goal of establishing a Palestinian state on part of the land, and will you be satisfied after that? The answer is going to be no. And if they say anything else, they are lying. Because their main goal is not establishing a political or a secular state that will give people. Their main goal to establish an Islamic state. My father doesn't see himself as a terrorist, and most Muslims don't see themselves as terrorists, even using terror, making people terrified. But they think that terrorism is an accusation. It's like it makes them look like criminals. So why they don't feel that they look like criminals? Because they have a purpose and they have a higher authority that gives them the permission to do what they're doing. तो ये है सन ऑफ हमास, पहले भी बता रहे हैं किस प्रकार से हमास में लोगों को रिक्रूट किया जाता है। वो हमारे आम जनता के बीच में रहते हैं, ना तो कोई आर्मी है ना कुछ है, सामान्य कपड़े पहनते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वहाँ अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं। स्कूल्स में दादागिरी गुंडागर्दी करते हैं, ये पढ़ाओ ये ना पढ़ाओ, वही खालिस्तानी वाला सिस्टम है, और ठीक वैसे ही बर्ताव है। तो आप इनको ढूंढ नहीं सकते, अलग से नहीं मार सकते। तो ये जो रोना रोया जा रहा है ना कि भाई वो रेजिडेंशियल प्लेस पे गिरा दिया, भाई वो रहते ही वहाँ है तो कहाँ गिराएंगे बम? वहीं गिरेगा ना जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से रॉकेट फायर कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है इसकी। खैर, अब वो रेफ्यूजी का क्या करें? रेफ्यूजी की बड़ी प्रॉब्लम आ गई। रेफ्यूजी को लेकर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, सच्चाई ज़रा वो भी सुन लीजिए। Should we accept refugees from Gaza? Of course, people will say yes. Should we accept refugees from Gaza? Of course, people will say yes. Remember, we've taken over 500,000 refugees in just the last handful of years.
In 1992, Denmark took in 300 refugees from Palestine. 64% of them have turned into criminals. 34% of their children have turned into criminals. I'm not demonising any one group, but the risk that we bring in the wrong kind of people and those who could be linked to Hamas say to me that in the name of national security, the time has come to say, no, enough is enough. तो साहब बिल्कुल सीधे शुद्ध भाषा में बता रहे हैं कि डेनमार्क ने 300 लोग लिए थे फ़िलिस्तीनी, 64% उसमें से क्रिमिनल निकले जिन्होंने वहाँ डेनमार्क के लोगों को मारा, क्रिमिनल। सिर्फ इतना ही नहीं, उन 64% में से जो 100% जो 300 लोग आए थे, 64% तो वो क्रिमिनल निकले, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी 34% लोग क्रिमिनल निकले। 34%, मैसिव 34, और पहले वाली में तो 64%। कैन यू बिलीव दैट? डेनमार्क इनको लेने को तैयार है, लेकिन भारतीयों को और हिंदुओं को लेने को कोई भी तैयार नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो शांति पसंद होते हैं, वो कोई झगड़ेबाजी नहीं करते हैं, वो किसी प्रकार की हंगामेबाजी नहीं करते हैं। अब सोचिए कितना फ़र्क है इनमें और उनमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए और आगे देखते हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं? चलो उसको भी देख लेते हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं। कुछ नई तस्वीरें आ रही हैं साहब। policier qui a dit, alors ça on n'en sait rien, j'ai aucune information sur pourquoi cette attaque au couteau ici. Quartier Place Saint-Sever ici à Rouen. Ça serait plutôt une attaque. सोच रहे होंगे अब ये क्या हो गया, भाषा तो समझ में आ नहीं रही है। माइग्रेंट मुस्लिम था भाई, फ्रांस में, रोम फ्रांस में, और कई सारे लोगों को इसने चाकू मारा, कई लोग इसमें घायल हैं। बताया जाता है कि एक व्यक्ति की शायद इसमें मृत्यु भी हो गई है। माइग्रेंट थे ना, बुलाया था। ये तो बाहर की बात हो गई। हमारे में तो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, उनका क्या करें ज़रा देखें। फ़िलिस्तीन के समर्थक मैकडॉनल्ड्स पहुंच गए, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने बोला था हम इजराइल को फ्री लंच देंगे। हाँ, ओ हो, अच्छा भाई साहब, फ़िलिस्तीन का झंडा ऊपर, इजराइल का झंडा नीचे, सड़कों पे भी। अरे गजब 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 कर दिया, वाह भाई वाह। ये मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुंबई की। तो मुंबई पुलिस ने भिंडी बाज़ार में, मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट है, भिंडी बाज़ार से इस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया है। और फिर क्या, सेवा उपा नहीं हो रही होगी, पर पैसे वाले लोग हैं, जैसे ही गिरफ़्तार होता तुरंत पहुंच जाते पैसे लेके कि भाई छोड़ो हमारे बंदे को। चलिए भिंडी बाज़ार वाला तो फिर भी गिरफ़्तार हो गया मुंबई में। तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना में देखें क्या चल रहा है, बताइए। यहाँ तो अमेरिका का झंडा भी है। भारत के अंदर मस्जिद में ये काम हो रहा है, मतलब पूरे देश के संबंध इजराइल और अमेरिका से ख़राब हो जाएं, इसकी चिंता नहीं है इन जिहादियों को। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं साहब। ये कार्यक्रम रखा गया बाकायदा कि आइए अपने पैरों से झंडे को कुचलिए, और फ़िलिस्तीन के हमास के समर्थन में बाकायदा एक आयोजन किया गया तेलंगाना में। सिर्फ झंडे लगाने पर और झंडे ज़मीन पर लगाने पर इजराइल के सिर्फ सज़ा जेल हो गई मुंबई में भिंडी बाज़ार में। तेलंगाना में क्या होगा, सईदाबाद, हैदराबाद, यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई कार्रवाई होगी? किसी को अरेस्ट करेंगे? कोई पकड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई पकड़ेगा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मस्जिद में लगा, अब तो वैसे भी आदमी के प्राण निकल जाएंगे। खैर समर्थन कार्य करने वाले खाली यही लोग नहीं, कुछ और भी हैं। आइए देखते हैं। ओ हो, अच्छा ये चल रहा है, चलिए सुनते हैं। And I can see the colors that you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white. Because with all due respect, the green, the red, and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. Let's not divide colors on the basis of religion. It sometimes happens in my country as well. And also to tell you, Frederick, the garment I'm wearing is a sari, and it's my grandmother's. If she was alive, she would have been about 105 years old today.
She didn't know what his Israel-Hamas conflict was, and this sari in no way signifies any support for any side. What is happening, what has happened in Gaza, the bombing of the hospital, 5 people dead, is simply criminal. What I'm wearing right now is simply my grandmother's sari. It signifies nothing else. Beautiful. We'll leave there for the Save moment. it for a Thank you very different much. occasion. Frederick, Save it for a different occasion. Frederick, I will not let you choose what I wear, and I will not let you choose what I say. I will say what I have to say, and I will speak the truth the way I see it. Truth, of course, has many versions. There is one version coming from Israel, and there's another version coming from Gaza. तो कहते हैं साड़ी पहनकर बैठी थी, काला ब्लाउज, लाल पट्टी और हरी साड़ी। फ़िलिस्तीन के झंडे में भी यही कलर है, बिल्कुल यही कलर है, ठीक है ना। फ़िलिस्तीन के झंडे में भी यही कलर है। तो फेडरिक जो इजरायली हैं उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने तुरंत बोला, आप ये जो फ़िलिस्तीन का झंडा बनकर बैठी हो ये अच्छी बात नहीं है, एक न्यूज़ रिपोर्टर को शोभा नहीं देता। तो बोलती नहीं, ये मेरी तो दादी ने दी, अगर वो आज होती तो 105 साल की होती, उनको तो पता भी नहीं था गाज़ा और इसका कन्फ्लिक्ट क्या फलाना ठिकाना। तो उन्होंने छूटते बोल दिया, बोले इसको किसी और ओकेजन के लिए सेव कर लो, सेव इट फॉर सम अदर ओकेजन। कहते नहीं, मैंने पर्पजली नहीं पहनी और मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं इसको पर्पजली पहनूँ। अच्छा ठीक है, क्या वाकई में ऐसा है? हमने इसकी पड़ताल के लिए श्रेया के ही और बहुत सारे वीडियोस देखे। श्रेया, आप खूबसूरत हैं, आप ग्रेसफुल हैं और आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बहुत आसानी से निकल जाएंगी। विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, कलर पिंक हो गया साड़ी और ब्लाउज दोनों का, ठीक है। विमेंस रिजर्वेशन बिल पर महिलाओं की बात हो रही तो कलर पिंक हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। पॉक्सो यानी लीगल एज ऑफ कंसेंट की जब बात आई तो कलर पर्पल हो गया ब्लाउज का। ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जो जैसा कलर कोडिंग की अगर बात हो रही ना मैडम, ऐसा नहीं है, इतना बेवकूफ़ तो ना बनाओ आप जनता को। और जैसे ही डज गाज़ा बैक हमास तो काले कलर की साड़ी हो गई, काला ब्लाउज हो गया, मातम मनने लगा। बात अभी ख़त्म थोड़ी हुई, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नेतन्याहू, हमास विल बी क्रश्ड, आउटफिट वेस्टर्न हो गया लेकिन कलर ब्लैक रहा, ठीक है जी। चलिए, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रकाश राज का इंटरव्यू हो रहा है साहब। लाल कपड़े हो गए, लाल सलाम, क्या बात है, गजब है मैडम, आपकी चॉइस बड़ी गजब है। और आपने कहा पर्पसफुली नहीं था, ये इंटेंशनली नहीं था, ऐसे ही हो गया, मैं तो ऐसी कलर पहना। बड़ी गजब का कोरिलेशन है आपके कपड़े पहनने में, आपकी कलर कोडिंग में, हैं। इसीलिए जो बहुत समझदार नेता होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, वो आप देखेंगे अक्सर गिने चुने कपड़ों में दिखते हैं। या नेता जो हैं अक्सर वाइट पहनते हैं, वो कलर नहीं पहनते ताकि कलर कोडिंग बाहर ना जाए। भारत के नेता बहुत स्मार्ट होते हैं और इसीलिए जब आप एक गुटके को देखेंगे तो वो एक ब्लू कलर की शर्ट में दिखेगा, है ना, क्योंकि हर रंग कुछ कहता है। आप क्या करने जा रहे हो, क्या कहने जा रहे हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। आपके ऊपर जो शरीर पे जो कपड़े पड़े हैं उनके जो रंग हैं वो बता देंगे, आपकी सोच बता देंगे। मैडम ने सोचा नहीं होगा, और हम पागल हैं 2-3 शर्ट वाले को देखते, गुस्ताखी माफ़ नहीं, इसीलिए देखते हैं क्योंकि आपको कभी कोई कलर कोडिंग नहीं मिलनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, है ना। सो अच्छा ट्राई था श्रेया जी का, लेकिन श्रेया जी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाए इससे, फंस गया। और बैक टू बैक आपकी कलर कोडिंग एकदम स्पष्ट रूप से बता रही है कि आपका मंतव्य क्या था वो साड़ी पहनने का। इससे पहले आपने वो साड़ी नहीं पहनी है, उसी दिन वो कलर कोडिंग के साथ पहनना बराबर है, ठीक है, सब सही चल रहा है, आपको एनालिसिस सही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं इधर उधर कुछ हो रहा हो। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रेया जी फंस गई, उनको बता देना और बहस करनी तो हम पूरी, उन्होंने जो न्यूज़ भी पिक एंड चूज़ करी है हम उस पर भी पूरा एनालिसिस कर देंगे घंटे भर का, और चाहेंगी तो 2-3 घंटे बहस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो भाई। आनंद, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। प्रकाश राज जिनको लेकर इन्होंने इंटरव्यू किया था, फायरी, फियरलेस, फलान ढिकान, आइए देखें। ओहो, अरे वाह, ऐड भी करते हैं आप तो, हम पता ही नहीं था हमें। प्रणव ज्वेलर्स, डाउनलोड द ऐप, ज्वाइन द गोल्ड सेविंग स्कीम। गोल्ड सेविंग स्कीम लाए थे प्रणव ज्वेलर्स। हाँ, प्रकाश राज ने इसका ऐड किया था 26 मई 2022 को। फिर क्या हुआ, मैं केरिया था भाईजान, कंपनी भागी 17/10/2023 को। ज्वेलरी चेन शट्स आफ्टर कलेक्टिंग 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए लेकर भाग गई भाईजान। तो प्रकाश राज जी, इसका भुगतान कौन करेगा? और वो कहाँ गई हमारी मैडम, उनको भी तो लाओ। अरे मैडम, नहीं मतलब इतनी खुशी खुशी आप इंटरव्यू ले रहे हो, मेरा नाम खुशी देखिए चेहरे पे। इनके साथ लिया था, नहीं मतलब इनको बोलिए 100 करोड़ रुपए वापस करें भाई जनता के। ठीक है ना, क्लियर है? इतना आसान थोड़ी होता है आज के ज़माने में बच के निकल जाना, वो भी हमारे जैसे आदमी से। ऐसी छोटी छोटी आंखें करके देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, कहीं कुछ बच ना जाए, कुछ निगाह से छूट ना जाए। और कुछ लोग सोचते हैं कमेंट करके वो निकल जाएंगे, गजब है। चलिए ठीक है, सही चल रहा है, सही आदमी का लाइफ देख रहे हो आप लोग, ऐसा तो नहीं, बराबर है सब, हैं? ये सब बराबर है, सब सही दिख रहा है कि भैया QR कोड कौन देखेगा? इसको भी आंखें बड़ी छोटी करके देखो, इसको स्कैन करो और पैसे भरो, अपनी फीस भरिए अपनी। सारे के सारे बमाए हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, सारे के सारे संगी हैं, पैसे नहीं देते हैं यार, फोकट में देखते हैं। कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा और अपना नाम और नंबर ध्यान से भेज दीजिएगा। और साथ ही साथ 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे ये भी चलते हैं, चाहे तो इनसे भी भेज सकते हैं। यदि वहाँ कुछ दिक्कत आ रही हो तो QR कोड को प्रेफर कीजिए, मेरे ख्याल से शायद वो ईजिली चलता है। भीम UPI एड्रेस NShukla@UPI यदि चल रहा हो तो देख लीजिएगा। जो भारत के बाहर है वो paytm.com/नितिन पर जाकर पेमेंट अपना अपना कर दें, और paypal.me/nitinshukla GWL दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए जो आपको ईजी लगता है, उस पर पेमेंट कर दीजिए। राइट, t.me/shukla, इनसे सब लोग जुड़ जाइएगा, जो पैसे देते नहीं देते फ्री वाले सब लोग, काम की चीज़ है ना। आजकल उस पर धीरे धीरे करके पोस्ट भी आना शुरू होने वाली। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं और आगे, और देखें हमारे पास क्या क्या है आज, क्या क्या बीन के लाए थे अपन खबरों में। अरे यार, सबसे बड़ी खबर तो अब है वो कहाँ है, हमारा बिग माउथ हमने बोला, प्रधानमंत्री बोला, किधर हूँ? अडानी 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 बहुत चिल्ला रहे थे। महुआ मोहित्रा है, महुआ महुआ वो लोग बोलते हैं, महुआ से नशा वशा भी बनता है, कोई चीज़ भी होती है महुआ, महुआ का फूल बोलते हैं। खैर सर, कांड हो गया बहुत बुरा। अभी कल परसों ही तो अपन ने लिया था उनका कि उनके खिलाफ में उनके दोस्त, जिगरी दोस्त, उनने एफिडेविट दिया है कि महुआ जी ने जो है हीरा नंदानी से लेके जो है वो पासवर्ड हीरा नंदानी को दे दिया, हीरा नंदानी ने सब पोस्ट वोस्ट कर दिया। तो वाकई में ऐसा हुआ क्या? चलो देखें जरा। स्कूप ऑफ द डेकेड, आए दर्शन हीरा नंदानी। माइला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? होल्डिंग पासपोर्ट फलान ढिकान, रिजाइडिंग एट दुबई मरीना दुबई, स्टेट ऑन सोलोमन एफर्मेशन एज फॉलोज। माइला, ये मैं क्या देख रहा है बाबा? हीरा नंदानी का एफिडेविट, हाय रे राम, बोले तो एफिडेविट, अरे राम राम राम, बोले तो शपथ पत्र। क्या है शपथ पत्र में? हीरा नंदानी भी कूद गए। अरे ये तो बड़ी गलत बात है यार। चलो क्या कह रहे हैं जरा देखें। उन्होंने तो आरोप इतने सारे लगा दिए थे, हीरा नंदानी से पैसे लिए, हीरा नंदानी वॉज द हीरो। फटा पोस्टर निकला हीरो, हीरो आ गए सामने। और हीरो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन ले, मस्त है सर आज की कहानी। आई हैव कम अक्रॉस अ लेटर डेटेड इतना इतना बाय जय अनंत
to the director, Central Bureau of Investigation. Similarly, I have also come across letter of फलाना फलाना निशिकांत दुबे जी, member of parliament. इसके बाद में कहते हैं हुआ क्या? It has come to my attention that Ms. Moitra has commenced proceeding against Shri Dehadrai and Shri Dubey for defamation. Similarly, it has also come to my notice that the issues raised in the letter have been referred to Ethics Committee of Parliament. ठीक है, ऐसा मुझे पता चला. फिर कहते हैं कि मैं जो है ये एफिडेविट दे रहा हूँ ताकि ये प्लेस ऑन रिकॉर्ड सारे फैक्ट इसमें आ जाएं. I know Ms. Moitra since I met her at Bengal Global Business Summit 2017 when she was a West Bengal MLA and designated to engage with visiting industrialists at the summit. In my interactions with her at the summit, I found her to be knowledgeable, expressive and outspoken. We exchanged contact details and remained in touch ever since. Oh, exchange contact details. Oh my God. Remained in touch ever since. My God. Over a period of time, she has been a close personal friend of mine. मैं मर गया. Close personal friend. जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मत कोई कुछ करना. हाँ, फिर क्या होता है तो हिंदी में तो बता दूँ यार. तो कहते हैं ऐसे ऐसे हुआ था, एक बंगाल ग्लोबल समिट हुई थी 2017 में, उसमें मिला. वो मुझे जो है बहुत नॉलेजेबल लगी और बहुत एक्सप्रेसिव लगी और बहुत आउटस्पोकन लगी. हाँ, फिर हमने नंबर बदल लिए. नॉलेजेबल, एक्सप्रेसिव, आउटस्पोकन, नंबर कौन लेता देता. पर खैर हीरानंदन जी कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, मुझे क्या पता. तो खैर भाई नंबर इधर उधर हो गया, लेना देना. और फिर उसके बाद में क्या है, फिर कहते कि फिर वो हम टच में रहे एक दूसरे के, मतलब फ़ोन ऑन करते रहे, गलत मत समझा बट हाँ, तो टच में रहे सब लोग, मतलब सब लोग नहीं, ये दोनों. हाँ, वो फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर कहते हैं वो जैसे जैसे समय बीतता गया वो मेरी क्लोज पर्सनल फ्रेंड, बोले तो करीबी व्यक्तिगत मित्र बन गई. अच्छा, आदमी घर पे पिटेगा भाई साहब. खैर मुझे क्या करना है. तो चलो फिर आगे क्या हुआ. अभी दोस्ती दोस्ती हुई है, ऐसे खुश हो रहे लड़के में, देखो एकदम ऐसे एकदम. हाँ, अबे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ग्लोबल बिजनेस समिट में जाना पड़ता है, तब कोई क्लोज पर्सनल फ्रेंड बनता है. हाँ समझे. चलो आगे चलूँ. In the course of my interactions with her, I found her to be a bright intellectual, one of those public representatives and thoroughly understands both economic and business matters. I believe she found me to be intelligent, having many views on the other side of the political spectrum, ideology, SIL and probably on the other. ठीक है, उनको भी मैं बहुत अच्छा लगा. अच्छा ठीक है. फिर क्या हुआ. On many occasions in India, especially in Kolkata, Delhi or Mumbai or overseas, we met occasionally. फिर ना कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ओवरसीज़ बोले तो इंडिया के बाहर हम लोग ना मिलते रहते थे. वी यूज टू कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली ऑन टेलीफोन, रेंजिंग फ्रॉम वीकली टू डेली कॉल्स. माई गॉड, बाप रे बाप. वी फ्रीक्वेंटली मेट व्हेन आई केम टू इंडिया और व्हेन शी विजिटेड दुबई. माई गॉड, बाबा मोइत्रा जी, ये सब क्या हो रहा है. दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ नॉट गुड. एफिडेविट दे दिया ना उन्होंने, बाकी तो सब चलता है. हिंदी में बता देता हूँ अपने दर्शकों को, तो भाई हिंदी में सुन लो भाई. कहते बहुत सारे ओकेजन्स पे जब मैं कोलकाता आता था, दिल्ली आता था, मुंबई आता था, तब भी मुलाकात होती थी. अच्छा महुआ जी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तो खैर होंगी, तो मुंबई तक भी. अच्छा चलो, तो खैर मुलाकात होती रहती थी. ओवरसीज़ भी मिलते थे. बोले जब भी मैं भारत आता था तब मेरी मुलाकात होती थी, और या फिर वो बाहर आती थी, दुबई आती थी तो मेरे से मिलती थी. और फिर हमारी फ्रीक्वेंट कॉल्स होने लगी, बार बार जल्दी बात होने लगी. लगाओ ना फ़ोन टाइप्स, यू नो. हाँ, तो पहले वीकली बेसिस, फिर डेली बेसिस, यू नो. था डेली बेसिस पे तो यही सब पूछोगे, क्या पूछोगे. खैर मुझे क्या मतलब है, जो भी बात करी हो. हर डॉग बाइट कॉज रेबीज बट डॉग लव एंड इन जेल. बहुत बुरा हाल है सर, पूरे चांसेस हैं. खैर कुत्ते की तो कहानी अलग है, भी उस पर आऊँगा सर. मस्त कहानी है. कुत्ता भी हाँ कर रहा था, देखा ना वो वीडियो. खैर आगे चलते हैं, पहले इसको एनालाइज कर ले फिर उस पर चलेंगे.
फिर आगे कहते हैं हाउएवर एज आवर इंटरेक्शन ग्रू ओवर टाइम शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर ऑड्स एंड एंड्स which involved my time. My God. Once she asked you for something, it was always a drop everything and do it now for me approach. अच्छा, हिंदी में इतना ही कर दे। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी, मुलाकात हुई, फिर बात हुई, और बात के साथ में क्या हुआ, फिर शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर ऑड्स एंड एंड्स। तो ऐसे ही मिलने जा रहे थे तुम फ्री में, हैं? फ्री में ये बुढ़ा सा आदमी अपना लाइव नहीं दिखा रहा यार, मतलब कमाल है यार, हैं? मतलब ये तो भाई बिल तो सब पे फटता है, बताओ लड़कों, फटता है कि नहीं फटता है? आप मिलने जाओगे तो बिल भरना पड़ेगा, या करना पड़ेगा, फिर ये ला दो वो ला दो। तो कहते कि वो ऑड्स एंड एंड मतलब कई सारी चीज़ें उन्होंने जो है डिमांड करनी शुरू कर दी, और फिर मुझसे मिलने आओ अब भी कि अब भी। तो बोले उसमें मेरा टाइम जाने लगा, अब क्या करें बेचारे, धक धक। खैर, फिर कहते हैं कि इसके बाद में जो है एक बार जैसे उन्होंने कोई चीज़ बोल दी तो उनका एटीट्यूड जो था वो कि सब कुछ छोड़ो और जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही अभी करो। इतनी हावी हो गई। ओ चलो कोई बात नहीं, बालों में हाथ फिराओ, उल्लू बनाओ, लोगों को घुमाओ। नहीं, ये तो बहुत सीधी सादी है, मैं तो दूसरों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी होती हैं लड़कियाँ, है ना। खैर, तो भाई बेचारे पता नहीं अब इसे प्रेम जाल कहें क्या कहें, जो भी कहें, वो कह रहे हैं क्लोज फ्रेंड है तो दोस्त जाल कह लेते हैं, दोस्त जाल में बेचारे फंस गए। नितिन जी संग सो मेनी रोमांटिक सॉन्ग्स टुडे। अब सर क्या बताएं सर, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रोमांटिक हो लो या रोमांटिक हो लो। आदमी दो ही समय ऐसे गाने गाता है, बाकी आप समझ लो। चलो भाई आगे चलते हैं, इतना रोमांटिक हो रहा है, लड़के तो बेचारे जल के मारे भुने पुसे जा रहे हैं। तो कहते कि भाई उसके बाद जो है उन्होंने बोला सब कुछ काम छोड़ो, मेरे पास आओ अभी इसी वक्त, टाइप्स उनका एटीट्यूड था। शी वॉज डोमिनेटिंग बाय नेचर एंड असर्टिव इन हर टेम्परामेंट। ओए होए होए होए, डोमिनेटिंग इन नेचर, बाप रे। शी वुड ऑलवेज से इट वॉज ऑलवेज अर्जेंट एंड क्रिटिकल फॉर हर एंड वुड स्लोली टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। It was a way of reeling in your interest and in some way controlling some of your actions. धीरे धीरे हावी होने लगी, धीरे धीरे बुलाकर फिर आपके टाइम को कंट्रोल करना, और कैसे क्या समझा करो बात को, मत निकला करो रात को। कितनी बार बोला, देखो it is always better to be a mama's boy than your girlfriend's dog, है ना। नहीं, बुरा नहीं मानना आप लोग जितने भी लौंडे हैं, मतलब किसी गर्लफ्रेंड का कुत्ता बनने से तो बेहतर है ना मम्माज बॉय बने रहो यार। पर आपको समझ में थोड़ी आएगी, आपको मज़ा ही तो मिलाने में आता है, कान पीछे करके घूमते रहोगे बस। तो वो उनको मुबारक हो। शरीर की तरफ वाली कहानी है तो उत्तम प्रस्तुति अंकुर मौर्य जी की। तो सर मुझे क्या मालूम, मैं तो जो वो कह रहे हैं वही पढ़ रहा हूँ मैं तो, बस जो लिखा है उन्होंने। अब मैं क्या करूँ। आई ओनली सी ऑड पीपल इन बिजनेस समिट, आई ओनली सी ओल्ड पीपल इन बिजनेस समिट। कम्युनिस्ट जो सबमिट करते हैं ना, उसमें जाया करो रॉबिन जी। हाँ, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, कहाँ इतनी टेंशन पा लो। और इन लोगों की मत चलेगा ना, काम धंधे वालों की संगी वंगी टाइप होते हैं, इसमें काम धंधे की बात होती है, सब हमारे जैसे मिलेंगे। हाँ, खूसट टाइप के एकदम, है ना। काम की बात करेंगे, पानी भी नहीं पूछेंगे, पानी के लिए भी बोलते हैं कि मटका वहाँ रखा, पानी पी लेना जाके, है ना। सर अलग अलग कल्चर का फ़र्क है ना। खैर चलिए साहब आगे आगे तो देखें, अभी बहुत बाकी है। मुझे एकदम से हंसी इस बात पर आई, दीप्ति जी का कमेंट है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों गया तो भुगत, इसमें कोई क्या कर सकता है। चलो भाई आगे चलें। She became a Lok Sabha MP from Krishnanagar, West Bengal in May 2019. It was an important victory for her and one she was determined to use to further her personal career. बराबर है। इसके बाद MP बन गई, MP बन के उन्होंने अपना कैरियर आगे बढ़ाना था, बढ़ाया। She told me that she was offered a Rajya Sabha seat twice, which she refused because she only wanted to become a parliament from Lok Sabha. ठीक है।
पार्लियामेंटेरियन बनना चाहती थी, बोले राज्यसभा मुझे मिल रही थी, मैंने मना कर दिया, मैं लोकसभा से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज अलॉटेड 9B टेलीग्राफ लेन एज हर ऑफिशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेजिडेंस। दिस विक्ट्री वॉज ट्रांसफॉर्मेशनल। It capitulated her to a national stage. It enabled her to know and to be known by most influential people domestically and globally. On numerous occasions, I hosted her along with other friends or joined her for lunch or dinner or attended social events where she was also present. अच्छा, अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई मेरे को लग रही है, मेरे को ऐसे कुछ जलने की सी बदबू आ रही है, पता नहीं भाईजान क्या हो रहा है, पर बहरहाल तो कहते हैं उसके बाद में जो है लोकसभा इलेक्शन लड़ी। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद जो है एकदम से बदलाव आ गया, बड़ी हो गई वो, ग्लोबल और नेशनल लेवल पे सब लोग जानने लगे, एक फूल दो माली। तो फिर कई सारे लोगों से मिलने लगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों से डोमेस्टिकली और ग्लोबली मिलने लगी। कई सारे ओकेजन्स में उनसे मिला और लोगों के साथ। अभी तक तो अकेले बात होती थी, अब और लोग भी हो गए होंगे, खैर क्लोज फ्रेंड है। तो फिर बोले कि और लोगों के साथ डिनर और ये वो, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, वो ही जाने जिन्होंने वो दिया है। सो अब यार बुरा तो लगता होगा ना, है। देखो ऐसा है कि नहीं, मतलब एक जेन्युइनली बता रहा हूँ, सारे लोग जितने भी ना जेन्युइनली, बिल्कुल जेन्युइन आंसर देना। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ो, पत्नी की बात करते हैं, या गर्लफ्रेंड पे ही ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपकी एक गर्लफ्रेंड, 1 मिनट के लिए सोचो, फिर से कुंवारे हो जाओ, हाय कितना अच्छा लगा ना, दिल को सुकून सा लगा, हाँ फिर से कुंवारे हो जाओ सारे के सारे, और सोचो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। अभी तक वो गर्लफ्रेंड तुमसे ही बोलती है, ये ला के दो, वो ला के दो, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, इधर घुमाना उधर घुमाना। और फ़र्ज़ करो कि अचानक से वो तुम दोनों IAS दे रहे हो, वो सिलेक्ट हो गई, तुम नहीं हो पाए, या मान लो तुमसे आगे निकल गई, तो पहले तो अंदर से ही इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती कि नहीं आती है, अरे चिड़िया फुर नहीं हो जाए कहीं, हैं। तो एक तो वो आती है, और दूसरा फिर उसका अरीना ही चेंज हो जाए, यानी उसका सर्कल ही चेंज हो जाए, और बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, और साहब फलान IAS ढिकान IAS मंत्री संतरियों के साथ उठना बैठना हो जाए। और कल तक तो आप अकेले बैठ के एक टेबल पे चाय पी रहे थे, और आज जो है आप दूर से देख रहे हो, हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, हाय राम, है ना। तो मतलब थोड़ा सा बुरा लगेगा ना, एक नॉर्मल लोगों को लगता है, इनको थोड़ी लगा होगा। चलिए आगे चले। तो खैर अब जो भी बात रही हो, अभी आगे 9वां पॉइंट तो पढ़े यार, पर यहीं अटक गए। चलो आओ। Ms. Moitra was very ambitious and wanted to quickly make a name for herself at national level. She was advised by her friends and advisors that the shortest possible route to fame is by personally attacking Shri Narendra Modi, an honorable Prime Minister of India. The only problem was that Shri Modi enjoyed an impeccable reputation and was not giving any opportunity to anyone to attack him in policy, governance or personal conduct. As was her wont, she thought that the only way to attack Shri Modi is by attacking Shri Gautam Adani and his group, as both were contemporaries and they belong to the same state of Gujarat. She was helped by the fact that the rise of Shri Gautam Adani has created jealousy and detractors among some sections of business, politics and media, both within and outside the country. She was expected support from these sections in her endeavor to malign and embarrass Prime Minister by targeting Shri Adani. She knew that Indian Oil Corporation, preferring to get into a long-term offtake agreement with Dharma LNG, a joint venture company of Adani Group, and not with my companies. Based on this information, Ms. Moitra drafted a few questions that would have elements to embarrass the government by targeting Adani Group, questions that she could raise in Parliament. She shared with me her email ID as Parliament, so that I could send her information. She could also raise the question in the Parliament. I went along with her proposal. अब समझिए, कहते हैं इनको बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना था, और एक ही चीज़ इस देश के अंदर चलती है, मोदी को गाली दो और पॉपुलर हो जाओ। पॉपुलर होना था तो मोदी को गाली देनी शुरू करा। मोदी को गाली दें तो दे कैसे? तो बिज़नेस में कई सारे बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू हुए, ये वो स्टाइलिश नहीं, गॉगल वॉगल लगा के स्टाइलिश लगती हैं एकदम मस्त। तो कई बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट हुए, और बिज़नेस के एक सेक्शन में उनको आइडिया दिया गया कि गौतम अडानी गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं, दोनों का मेल जोल करके
और जो आप इनको गाली देना शुरू होगी, गौतम अडानी को फ़ायदा दिखाया, ये किया, वो किया, फलान किया, ढिकान किया। वो सेक्शन कौन है? वो सेक्शन वही है जिसका ये कहना था कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को मार दो और हमको जीने दो, है ना? ऐसा भी सेक्शन है कोई? एक बात कहें बाबू, अच्छे से बिजनेस करो, सुकून शांति से, काहे लफड़े में पड़े हो। खैर, तो इसके बाद उन्होंने मोदी को टारगेट करना शुरू किया और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि IOCL का धर्मा LNG से जो है ऑफ टेक एग्रीमेंट होने वाला है और इसमें इनकी कंपनी को, जो अडानी ग्रुप की है ना, इनकी कंपनी को ठेका नहीं मिलने वाला है। तो इन्होंने बोला कि इसको मैं सवाल उठाऊंगी और इसको कैंसिल करा दूंगी तो तुमको ठेका मिल जाएगा, तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। और इन्होंने अपना क्या ईमेल ID, शी शेयर्ड विद मी हर ईमेल ID एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला जो ईमेल ID वो शेयर किया और इन्होंने उस पर इनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजी। नाउ ये बहुत बड़ा आरोप है। आप ये समझ लीजिए इस एफिडेविट के बाद 100% महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप गई। इसको लिख लीजिएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये सबसे बड़ा आरोप है कि इन्होंने अपना जो ईमेल ID है लोकसभा का वो इनके साथ शेयर किया और उस पर ये इनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहे। बोले ठीक है चलो, हो सकता है मेरा कुछ भला हो जाए, बिजनेसमैन क्या है, उसको तो फ़ायदा चाहिए। लेकिन मामला बिगड़ गया, तब उन्होंने भी बैकआउट कर लिया। फिर आगे देखें जरा, आगे क्या हुआ। शी वॉज डिलाइटेड एट द रिस्पॉन्स शी रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैड sent her relating to the Adani Group. She told me that she was particularly happy with the response and support she got from the opposition members and certain sections of media. She therefore requested me to keep supporting her in her attacks on Adani Group and provided me her parliament login and password so that I could pose the question directly on her behalf when required. वाह 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 बॉस। कहते हैं बड़ी खुश हो गई वो, जैसी मैंने उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, उनको मौका मिला मोदी पे अटैक करने का और ये सुर्खियां बनी और छपास की जिसको बीमारी होती है ना, तो पूरे अखबारों में छपी, सब जगह गदगद हुई। बोले बहुत बढ़िया, अब मेहनत कौन करे, रोज़ तुम मेरे को दो, फिर उसमें से मैं पढ़ूँ, है ना। मैं भी कहता हूँ ना अंडरलाइन करके दे दो, कि बहुत सारा पढ़ना होता है, काम बहुत होता है। तो उन्होंने अपना पार्लियामेंट का लॉगिन और पासवर्ड वो दे दिया। दिस इज़ ग्रॉस मिसकंडक्ट। ग्रॉस ये दे ही नहीं सकते आप, ठीक है ना, ग्रॉस मिसकंडक्ट है, इसमें तो गई काम से। मैंने कहा ना कोई नहीं बचा पाएगा इनकी, ये तो हो गया खेल इनका। खैर, विशुद्ध रूप से यहाँ पर हीरानंदानी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, एफिडेविट पर इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, पार्लियामेंट का लॉगिन ID और पासवर्ड मेरे पास था। किसका था? महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा ने मुझे दिए और मैंने उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पोस्ट किए। हीरानंदानी का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, ठीक है ना, वो तो निकल जाएंगे पतली गली से। बोले भाई साहब मुझे ID पासवर्ड मिला था, मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, उन्होंने बोला मेरे बिहाफ पे कर दो, मैंने कर दिया। मेरा क्यों जान खा रहे हो? जो करना अपने आदमी का बिगाड़ो, तुम्हारा आदमी गड़बड़ है। तो मेंबरशिप तो गई मैडम की, है ना, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर हो गया यहाँ पर, जो बात अनंत ने कही थी वो बात 100% सही निकली। मैंने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, कच्ची गोटियाँ नहीं खेलता हो, ठीक है ना। चलो आगे देखें। Ms. Moitra in an endeavor was getting help from other people like सुचेता दलाल। क्या बात है, इस पर तो हमको एपिसोड करना है बॉस, भयंकर एक्सप्लोजिव करेंगे जिस दिन करेंगे। शार्दुल शेरॉफ and पल्लवी शेरॉफ who were also in touch with her and who were feeding her with all kinds of unverified information relating to Shri Gautam Adani and his companies. Clearly there were others who were also assisting her in this targeted attack. She has interactions with many Congress leaders, including Shri Rahul Gandhi. Wow. On matters relating to Adani companies. She had also frequent interaction with international journalists from Financial Times, New York Times, the BBC, and also with several other. तो चलिए साहब, सुचेता दलाल से लेकर तमाम सारे लोगों के साथ संपर्क में थी। पल्लवी शेरॉफ, शार्दुल शेरॉफ, इनके नाम आ रहे और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन इनके पास आ रही थी। बड़ी बात यह है कि ये लगातार टारगेटेड अटैक की बात हुई है, यानी कि गौतम अडानी को टारगेट किया जा रहा था। विशुद्ध रूप से टारगेटेड अटैक शब्द लिखा है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई कि गौतम अडानी को टारगेट कर रही थी, ठीक। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इनकी मुलाकात और इस सब में
राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी को भी ये सब पता था और राहुल गांधी से लगातार मिल रही थी, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन थे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से अडानी को टारगेट करने को लेकर। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, जैसे ही नरेंद्र मोदी को आप टारगेट करते हो, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी सब आपके पास आ जाते हैं। इनके पास भी आ गए, बोले मैडम बताइए क्या करना है। तो ये स्थिति है, टारगेट किया जा रहा था, राहुल गांधी जी इनके साथ मिल रहे थे, तमाम सारी चीज़ें। चलिए और आगे देखें। Over a period of my friendship with Mahua Moitra grew, I also felt that through her, I would get support in other states ruled by opposition because she bonded extremely well with other leaders of opposition like Shri Gandhi, Shri Shashi Tharoor and Shri Pinaki Mishra, with whom also she shared close relations. Importantly, she also made frequent demands of me and kept asking me for various favors, which I had to fulfill in order to remain in close proximity with her and get support. The demands that were made in favors that were asked included gifting her expensive luxury items, providing support on renovation of her officially allotted bungalow in Delhi, travel expenses, holidays, etc., apart from providing secretarial and logistical help for her travels within India and to different parts of the world. I could ill afford to displeasure her. Many a times I felt that she was taking undue advantage of me and pressurizing me to do things I didn't want to do, but I had no choice because of the aforementioned reasons. कहते हैं कि महुआ मोइत्रा जो है इसके बाद में अनड्यू प्रेशर बनाने लगी। उनको ये लगने लगा कि ये बाकी के स्टेट्स में ही मुझे काम दिला देंगी, इनकी विपक्ष से काफ़ी अच्छी बनती, राहुल गांधी से अच्छी बनती, शशि थरूर से अच्छी बनती, पिनाकी मिश्रा, तमाम सारे इन्होंने नाम लिए, उनसे अच्छी बनती, बहुत अच्छी इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, तो ये मेरे को और काम दिला देंगी, फ़ोटो वोटो शेयर करती होंगी, करते ही हैं लोग इम्प्रेस करने को। अब इसके बाद क्या, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे, कई सारी महिलाएं ऐसी देखी होंगी जो बहुत चीख चिल्ला कर अपना काम कराती, दबाव में लेकर, है ना। तो इनका कहना है कि वो दबाव में लेकर अनड्यू प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट करके इस तरह से मेरे से काम करा रही थी और जो है मेरे से डिमांड्स रखती थी। वो डिमांड्स क्या थी, लग्जरी आइटम्स को गिफ्ट करो, जो लुई विट्टों का पर्स है, कभी वो जो है आईफोन है, ये फलान ठिकान। दिल्ली का ऑफिस भी रिनोवेट करा लिया अपना, हॉलीडेज़ भी इनसे बुक करा ली पूरी, और ट्रैवल भी इनसे बुक कराती थी, इंडिया और इंडिया के बाहर बिज़नेस क्लास फटाफट बुक कराओ, जल्दी करो। पर इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, फंस चुके थे, इनका ऐसा कहना है। खैर, तो हीरानंदानी जी का कहना है मैं तो फंसा हुआ था, मेरे पास कोई वो नहीं था। अब कहते हैं कि दिस मैटर इन्वॉल्व्स मी डायरेक्टली एंड हैज स्नोबॉल्ड इन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी विद द पार्लियामेंट प्रिविलेज कमिटी एंड द जुडिशरी also now sees of the matter. I consider as incumbent upon me the state of facts in public interest through this sworn affidavit. तो कहते हैं कि अब ये मामला बहुत बढ़ गया है, स्नोबॉल हो गया, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी जो है ना इनके बुक इन्होंने किए थे। जो इंटरनेशनल ट्रैवल अगर इन्होंने बुक किए हैं और ये बाहर से इन्होंने बुक किए, तो ये अभी केस बहुत बड़ा जाएगा। इसमें फेमा भी आ सकता है, ईडी भी आ सकती है, तमाम सारे लोग आ सकते हैं। खैर बहरहाल फ़िलहाल तो अभी जो है वो ये उनका ये कहना, हीरानंदानी का, मामला बढ़ गया। जो मुझे कहना था मैंने एफिडेविट में कह दिया, मेरी जान छोड़ो, मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हीरानंदानी जी तो निकल गए। महुआ मोइत्रा जी फंस गए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। सो बहुत बेहतर होगा तो महुआ मोइत्रा जी खुद ही रिज़ाइन कर दें, इसके बजाय कि उन्हें यहाँ से निकाल कर फेंका जाए, निकाल कर ही फेंका जाएगा संसद से। और जो इतना जो लग्जरी लाइफ जी है ना उन्होंने हीरानंदानी के कॉस्ट पर, बिजनेसमैन कभी बेवकूफ़ नहीं होता, और बिजनेसमैन को आप कभी दबा नहीं सकते इस तरह से। कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं है कि तुम चिल्ला ली और तुमने जो कराना वो करा लिया उससे। बिजनेसमैन है, टके टके का हिसाब रखता है। अगर आपको इतना गिफ्ट दिया है तो उतना रिटर्न उसको चाहिए, और जब रिटर्न नहीं मिलता तो उसको मालूम मुझे कैसे लेना है। भाई उसने तो सीधे एक ही चीज़ सोची होगी,
बोले हाँ भैया क्या है, महुआ मोइत्रा पे खर्चा कर दो पैसा। कितना पैसा खर्च हो रहा, उसका रिटर्न क्या आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अब महुआ मोइत्रा फंसी है तो जो सत्ता में पार्टी है उसको पकड़ लो, हम तुम्हारे हिसाब से सारी पोल खोल देंगे, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा, काम ख़त्म। सत्ताधारी पार्टी फ़ायदा देगी, सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, अपन तो बिजनेसमैन है, अपने को क्या पैसे कमाने से मतलब है, काम ख़त्म। एक एफिडेविट देकर इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और अब ये राइज भी कर जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और करना भी चाहिए। हर बिजनेसमैन को इसी प्रकार से काम करना चाहिए। तो आप क्या दादागिरी करके किसी बिजनेसमैन से कुछ करा लोगे? दुनिया में आज तक कोई नेता ऐसा नहीं करा पाया, इसको याद रखिए। उसको बिजनेसमैन बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते, ठीक है ना। तो बहुत लोग इसको समझें, और मुझे लगता है ना सिर्फ इनकी सांसदी जाएगी, बल्कि अगर इस केस को तरीके से डील किया गया तो ये शायद जेल भी चली जाएंगे, और ये केस सीधा सीधा ईडी का केस बनता है, पर शायद ईडी का केस ना बने, बिकॉज बीइंग हीरानंदानी भी इसमें शायद इन्वॉल्व हों या ना हो, क्या माना। लेकिन जिस प्रकार से इनकी फॉरेन से जो इनकी ट्रिप्स फाइनेंस हुई हैं, ये अपने आप में बड़ा केस है, तो उसमें भी ये जाएंगी, ठीक है ना। पार्लियामेंट के जो पासवर्ड इन्होंने दिया, लॉगिन दिया, ये बड़ा केस है, इसमें भी ये जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है अब इनके लिए मुसीबत आने वाले समय में खड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो ये एपिसोड है महुआ मोइत्रा का, मस्त है, कुछ भी कहिए। आनंद आया कि नहीं आया? चलिए, उधर जो है इंडिया अलायंस, वो शायद टूट गया है, कोई कह रहा धोखा हो गया भाईजान, हैं? छोटी गंगा कह रहे हैं नाले में कुदा दिया यार, अगला आदमी चिल्ला रहा है। किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? ये उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए लोग, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात का भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलवाएं। बाप रे बाप, चिरकुट नेता, प्रदेश अध्यक्ष चिरकुट नेता है। टोटी भैया नाराज है, टोटी भैया कहना है भैया छोटी गंगा के नाले में कुदा दिया, धोखा हो गया हमारे साथ। कह रहे थे प्रदेश स्तर पे भी होगा, सब पे होगा, इंडिया अलायंस में हम तो इसीलिए गए थे, अब मालूम चल रहा प्रदेश स्तर पे कोई गठजोड़ ही नहीं है, गठबंधन टूट गया भैया। अरे रे 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 रे, बड़े गुस्सा है, पर अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। क्या लिखा, नंद फीस। चलिए, धन्यवाद संदीप जी। और सुने, आज बड़े घायल से रहे, बड़े गुस्सा से रहे। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई
और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उसमें विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। बड़े गुस्सा हो गए भैया, बोले अब केंद्र में होगा गठबंधन तो सोचा जाएगा, जैसा हमारे साथ करोगे वैसे ही हम करेंगे, तो यूपी में नहीं करेंगे गठबंधन, मत करना। अभी फ़िलहाल तो हालत बहुत ख़राब हालत कर दी बेचारे, बहुत तरस आ रहा है मुझे तो, आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं। खैर, अरे कांग्रेस वो है जिसने अपनों को नहीं छोड़ा, तो आप कहाँ लगते हो साहब। सोनिया गांधी ने की मंत्री शांति धारीवाल की उम्मीदवारी खारिज, जानिए केंद्रीय नेतृत्व ने क्यों लिया ये फैसला। तो जब बैठक चल रही थी वहाँ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि उनका नाम सूची में कैसे है। अपनों को नहीं छोड़ा साहब। अब आप सोच रहे होंगे कौन है धारीवाल साहब। मामला है राजस्थान का, शांति धारीवाल। जब घर के अंदर से यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर से गांधी परिवार के खिलाफ आवाज़ उठी थी, तो उस मोर्चे में बड़ा नाम मंत्री शांति धारीवाल का भी था। अब उस शांति धारीवाल का टिकट काट दिया, बोले इनको टिकट नहीं देना, इनको नहीं लड़ने देंगे। तो सोनिया गांधी जी ने टिकट काट दिया। देखते हैं शांति धारीवाल जी अब क्या करते हैं। उनकी तो लंका लग गई, मोर्चा भी खोला और टिकट भी चला गया। वैसे उनके लिए अच्छा ही है, हारने वाली कांग्रेस इस बार। आप आराम से बैठिए, जो आपका ओपोनेंट हारेगा तो आपकी और ऑटोमेटिकली दावेदारी कद्दावर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपका कद बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। लेकिन बीजेपी के लिए लोगों का प्रेम फिर से छलक पड़ा भाई। नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम छलका। अरे बाप रे, क्या हुआ भैया। जितने लोग हमारे हैं सब साथ किया, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ देंगे हमरा तो दोस्तिया कहीं खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। हम तो आपको बोलने की हम कर दी कि आप आई है, बड़ी खुशी हम आपको पहले कह निकल ले तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक सिनेमा हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब फिर बीजेपी में आने की जुगाड़ में, कहते बीजेपी से आपका हमारा रिश्ता कभी टूटेगा थोड़ी है, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगा। भगवान ही मालिक है भाई साहब, जो भी हो रहा है बिहार में आप लोग देख लेना, मतलब मैं तो क्या ही कहूँ। एक खबर पंजाब से भी आ रही है और बड़ी अचरज भरी खबर आ रही है। SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC passes resolution against SY Satluj Yamuna link canal construction to stand firmly in favor of Punjab। तो SY सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है उसके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ SGPC ने एक प्रस्ताव पारित किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, SGPC कौन है? सरकारी संस्था है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसका सर्वे कीजिए और सर्वे करके बताइए कि इसमें कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है, इससे कितना पानी क्या कर पाएंगे।
अपलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में भी आएगा ये, है ना। तो ये तो कैनाल का है फिलहाल। तो बहरहाल ये कौन होते हैं, ये पॉलिटिक्स में है, ये वहाँ की विधानसभा है, कौन है ये कौन, किस बात का प्रस्ताव पारित हो रहा है? बड़ा गजब है साहब, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। चलिए बढ़िया है, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ही देखे, ये तो अपने आप में ही खुश है, प्रस्ताव पारित कर दिया, बस अब तो हमने हरा दिया। चलिए न्यूज़ तो अभी भी कुछ बाकी है, कुछ कल के लिए रख लें क्या? ये वाली कल भी चल जाएगी, बासी नहीं होगी शायद। चलिए बाकी की न्यूज़ को कल के लिए रखेंगे, ताकि समय की जो है समाप्ति हो रही है, समय सीमा जो है टिक टिक करके घड़ी जो है बता रही है। तो यदि आपको हमारा आज का लाइव पसंद आया तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा और अपना नाम और नंबर ध्यान से साथ में भेजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपना अपना सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भेज सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो paytm.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दें। t.me/नितिन शुक्ला, इनसे सभी लोग जुड़ जाइएगा, राइट, ठीक है ना। पेमेंट नहीं करते आप लोग, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद लाइव से बोर हो गए आप लोग, रोज़ रोज़ एक जैसा देखने गए। आप लोग थक गए, देखिए मैं नहीं थका, बस इसी का फ़र्क है। और आप लोग एक बार पेमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी मोर देन 95% के आसपास ऐसे लोग हैं जो एक बार पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, उनको लगता है अब काय का पेमेंट करना, हर महीने काय के लिए करना है। सोचिए अगर मैं भी ऐसा ही सोचने लगूँ, एक ही वीडियो निकालता हूँ महीने में, क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ करने के लिए, तब क्या होगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया कर रेगुलर रहिए, ऐसा नहीं एक बार करके गोल हो गए, पता ही नहीं चल रहा फिर कहाँ गए, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो कृपया कर जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया वो पेमेंट कर दें, और हम करने वालों से ही कहते हैं, ना करने वालों से फिर कोई कहेंगे ही क्या, है ना। तो जिन लोगों का पिछला पेमेंट बकाया वो लोग भी पेमेंट कर दें, पिछले सहित आज तक का, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया और जो करने में सक्षम है कर लो भाई, इतनी बेईमानी कहाँ काम आएगी, ऊपर जाके मुंह दिखाना नहीं दिखाना, हाँ। तो मित्रों ये था आज का लाइव, उम्मीद करते हैं आपको लाइव पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।